हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी। देखो, इंडियन इकोनॉमी हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं लूसेंट की किताब से। ठीक है, देखो, अगर मैं लूसेंट की किताब से कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं इकोनॉमिकल टर्म्स ही डिफाइन करूँगा। सबसे पहले देखो, अगर हम स्टार्ट करते हैं ना तो इसमें हाईलाइट ऑफ इंडियन इकोनॉमी दिया हुआ है। तो इंडियन इकोनॉमी के हाईलाइट में ना इसमें बहुत सारा ऐसा चीज़ दिया हुआ है, जैसे रियल बजट, रियल जीडीपी हो गया, फाइनेंशियल एस्टिमेट हो गया, रिवाइज एस्टिमेट हो गया। रियल जीडीपी का जो मान लो रिसेंट वाला टर्म्स होगा ना, जैसे देखो ये बुक जो है ना मैंने न्यू ही लिया है, लेकिन ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का दिया हुआ है, लेकिन मैंने इसमें सारा डेटा 2026-27 का इंक्लूड कर दिया है। तो बेसिकली अगर आप इसको देखोगे ना, इस लेक्चर वीडियो सीरीज़ को, तो आपका एज इन बजट वाला सेक्शन जो है ना, बजट हो गया और इकोनॉमिक सर्वे हो गया, दोनों आपका एज इन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे बजट आपका अगर मान लो क्लियर हो जाता है, तो साथ ही साथ अगर बहुत देखो इसमें ना क्वार्टरली एस्टिमेट दे दिया है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ दे दिया है, तो इसमें इतना सारा जो डेटा है ना, इसका देखो आपको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर जो आपको ज़रूरत रहेगा वो मैंने यहाँ पे एक पेज इंक्लूड करके, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, उसके बाद फिर यहाँ पे रियल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, बजट एस्टिमेट होता है, जीडीपी, जीवीए। ठीक है, इंक्लूड मैंने कर दिया है क्योंकि देखो जीएनपी भी इंक्लूड कर दिया, क्योंकि देखो सिर्फ इकोनॉमिक्स का ये लूसेंट पढ़ने से तो नहीं ना होगा, आपको ना एज इन थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। देखो डिटेल इकोनॉमिक्स का नॉलेज ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये एक बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसको सिर्फ आप एज एन आर्ट्स सब्जेक्ट में बोल सकते हो, आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में बोल सकते हो, लेकिन है तो ये बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट। और इस टेक्निकल को सब्जेक्ट में ना, मतलब इस टेक्निकल सब्जेक्ट को पढ़ना आसान नहीं है। तो ऐसे देखो, पहला आधा घंटा जो रहेगा ना, आप प्लीज़ इसमें बहुत ध्यान दे के रखोगे। ठीक है, इसको ना मतलब मिस आउट नहीं करोगे, मिस आउट करोगे तो छूट जाएगा। ठीक है, तो देखो स्टेट इकोनॉमी क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, मैंने सारा डिटेल, देखो अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे तो सारा चीज़ लिखा हुआ है, कुछ भी चीज़ मतलब आपको एज इन मिस नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग। अगर कुछ मिस भी होता है तो फिर से मैं, अगर आप बताओगे तो मैं एज इन उसको फिर से अपलोड कर दूंगा, उसको समझा के मैं अपलोड कर दूंगा। जैसे कीन इन साइकिल हो गया, क्लासिकल इकोनॉमी किसको बोलते हैं, कीन्स इकोनॉमी किसको बोलते हैं, मतलब देखो छोटा छोटा टर्म्स भी मैंने सारा कुछ डिफाइन कर दिया है। ठीक है, देखो पहला 2-3 पेज जो होगा ना वो एज इन बजट है, मतलब बेसिक स्मॉल स्मॉल डेटा है जो सिर्फ 1 ईयर के लिए अवेलेबल है, मतलब ठीक है 1 साल के लिए वैलिड है। आपको मैं समझा सारा दूंगा, लेकिन आपको ना खुद से फिर से इंक्लूड करना होगा। ठीक है, खुद से आप इंक्लूड कैसे करोगे, तो खुद से इंक्लूड आप करोगे एज इन उसमें, अगर मान लो अभी इस आप 2026 में इसको देख रहे हो, ठीक है, तो 2026 में देख रहे हो, 2026 में तो सारा डेटा इसमें दिया हुआ है, जीडीपी ग्रोथ कितना होता है, नॉमिनल जीडीपी कितना है, फिजिकल डेफिसिट कितना है, ये सब सारा तो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो 28 में देख रहे हो, ये वीडियो तो हमेशा के लिए रह जाएगा, या फिर 29-30 जब भी देख रहे हो, तो देखो सारा बेसिक टर्म्स वही रहेगा, बस आपको उसमें ना जीडीपी ग्रोथ, उसके बाद नॉमिनल जीडीपी और फिजिकल डेफिसिट, ये सब जो टर्म्स है ना वो सब आपको उसमें ऐड कर लेना है, बाकी सारा टर्म्स वैसे ही रहेगा, कुछ भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि देखो बेसिक कंसेप्ट से मान लो जीडीपी ग्रोथ हो गया, जीडीपी ग्रोथ मान लो आप देखोगे ना तो कांस्टेंट प्राइस में देखोगे 7% है। 7% कब है, 2026-27 में है। ठीक है ना, लेकिन ये 26-27 वाला तो 7% जो है ये सिर्फ 26-27 में है। जब आप मान लो 28-29 में देख रहे हो तो उसका तो जीडीपी ग्रोथ कुछ अलग होगा ना, लेकिन जीडीपी ग्रोथ क्या होता है वो तो कभी थोड़ी ना चेंज होने वाला है। और जैसे देखो मान लो जीडीपी ग्रोथ है, तो बेस ईयर हम लोग कब लेते हैं, 2011-12, तो ये बेस ईयर चेंज होकर क्या हो गया, 2022-23 हो गया है। ये 22-23 अभी तो फिलहाल ये 4-5 साल तो रहेगा ही, इसका मतलब 4-5 साल तो इस वीडियो लेक्चर को कोई नहीं हिला सकता है। इसमें जो भी कंसेप्ट बताया जाएगा सारा एक जैसा रहेगा। तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पहला 1-2 पेज जो रहेगा ना इसमें इसमें ना मैं सारा इकोनॉमिक सर्वे वाला डेटा और बजट वाला डेटा मैंने इंक्लूड कर दिया है, और इसलिए इंक्लूड कर दिया है ना क्योंकि इसमें ना देखो, और भी अगर आप पुराना लूसेंट का किताब देखोगे ना तो उसमें ना ऐसा कुछ भी नहीं, इतना कुछ नहीं दिया हुआ है, वो सीधा अगर ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमी से स्टार्ट करता है। यहाँ पे देखो ये 2 पेज हो गया, यहाँ पे ना देखो यहाँ पे है ना ये स्टेट इकोनॉमी हो गया, कहाँ गया, देखो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स यहाँ से स्टार्ट होता है, तो फिर इतना डेटा पढ़ेगा कौन। तो अगर मैं यहाँ से अगर ये 2 चीज़ अगर मैं नहीं पढ़ाता हूँ तो बहुत टेक्निकल है, तो टेक्निकल अगर मान लो मैं छोड़ देता हूँ तो क्या फ़ायदा हुआ फिर पढ़ के, फिर वो तो आप ऐसे खुद से ही पढ़ सकते हो। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो आपको कुछ चीज़ याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, है ना, और इसी में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा कि सीपीआई जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका जो बेस ईयर जो है ना वो 2012 से लेके, मतलब 2012 था तो वो चेंज होके क्या हो गया है, 2024 हो गया है। ठीक है, और जीडीपी का बेस ईयर जो है वो रिवाइज कर दिया गया है, 2022-23 हो गया है, पहले जो था वो 2011-12 था। ये ठीक है, ये आपको समझ में आया।
पहली बार ऑफिशियल जीडीपी एस्टिमेटेड जो भले वो पब्लिश 1956 में किया गया था, लेकिन ये 1948-49 में सबसे पहले इसको निकाला गया था। मतलब जीडीपी ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो 1948-49 में भी निकाला गया था, लेकिन पहली बार पब्लिश जो हुआ था ये एज इन हुआ था 1956 को। आपको तीन चीज़ में मैंने बता दिया है, ठीक है ना। आपको एकदम बिल्कुल ध्यान रखना है। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसका बेस ईयर 2012 से हटा के 2024 कर दिया गया है। जीडीपी जो है वो 2022-23 कर दिया है। 2011 और 12 जो है रियल जीडीपी जो कैलकुलेट करते हैं ना 2011-12 का बेस ईयर लेके, वो हटा के 2022-23 कर दिया है, ठीक है। अब देखो, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आप देखोगे ना हाइलाइट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में, तो हाइलाइट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में ना ये कहता है ना कि इस पर्टिकुलर इंडियन इकोनॉमी में ना हम कहाँ कहाँ का डेटा यूज़ करने वाले हैं। तो देखो, जैसे आपको पता होगा कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एनएसओ जो है, ठीक है, एनएसओ जो है 28 फरवरी 2025, यहाँ पे 2025 जगह क्या होगा 2026 होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है वो क्या करती है, बेसिकली मॉस्पी जो है ना वो बहुत सारा डेटा लेके आती है इकोनॉमिकल टर्म्स में। तो बहुत सारा डेटा हम लोग यहाँ पे मॉस्पी का, एनएसओ का, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, क्वार्टरली एस्टिमेट पढ़ेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर, Q3 Q4, तो Q3 हो गया, Q1 हो गया, Q2 हो गया और Q4 हो गया। 4 क्वार्टर हुआ ना, सॉरी 3 क्वार्टर हुआ ना। ये ना आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। 3 क्वार्टर का आपको उतना ज़रूरत ही नहीं है, तो क्यों पढ़ना। आप पूरा होलिस्टिकली एक ईयर का पढ़ो ना भाई। एक ईयर का पूछता है, चौथा क्वार्टर का पूछेगा तब तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। उतना आपको नहीं ध्यान देना है। और यहाँ पे देख लो, यूनियन बजट जो है, यूनियन बजट ऑफ इंडिया जो है वो प्रिपेयर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर। ये हमारे प्रेजेंटली फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो निर्मला सीतारमण है। आपको ये याद रखना है, बजट एज ए टर्म कहीं भी नहीं दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे आर्टिकल 112 में क्या दिया हुआ है, नेशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। एनएसए जो है वो क्या करता है, जीडीपी प्रिपेयर करता है। एनएसए जो है वो किसके अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। इतना आपको मतलब मुझे लग रहा है मैंने बहुत कुछ बता दिया, आपको ध्यान रखना होगा, कुछ भूलना नहीं है, ठीक है। अगर रिपीट कर देते हैं तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर जो है वो 2012 से चेंज करके 2024 कर दिया गया है। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो 2022-23 हम उसको बेस ईयर चुनेंगे, पहले हम लोग 2011-12 चुनते थे, ठीक है। यूनियन बजट जो है वो आर्टिकल 112 के अंतर्गत आता है। एनएसओ के द्वारा जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखो हाईलाइट्स हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे अब कुछ ना मैथमेटिकल डेटा अब आएगा, ठीक है। इस मैथमेटिकल डेटा को अब प्लीज़ एक बार अपना देखो, लाइन वाइज भी लिखोगे ना तो सिर्फ आधा पेज में आपका कवर हो जाएगा। और ये आधा पेज ना एक एक दो घंटा के वीडियो लेक्चर में बताया गया है, ठीक है, जो उतना काम है ही नहीं। क्यों उतना जानना है, जो आपको जीडीपी हो गया, करंट प्राइस हो गया, नॉमिनल प्राइस हो गया, बाकी देखो सारा कंसेप्ट है। रियल जीडीपी क्या होता है और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, उसका अगर आप नंबर जान जाओगे तो क्या ही कर लोगे। अगर उसके बारे में आपको पता ही नहीं है तो क्या फ़ायदा हुआ। तो उसके बारे में अभी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले देखते हैं रियल जीडीपी। रियल जीडीपी जो है ना वो एज इन एस्टिमेट किया गया कितना 7.4% फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए रियल जीडीपी जो है वो कितना है 7.4%। वही नॉमिनल जीडीपी कितना है वो 10.5% है, ठीक है। तो अब देखो अब हमारा क्या एज इन मतलब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि हम लोग रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बारे में पता कर लें। तो चलो देखो थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। देखो मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल के तरीके से मैं समझाता हूँ। मान लो एक तो बॉक्स ले लिया, ठीक है। बॉक्स का मान लो अगर यहाँ पे हम प्राइस देखते हैं, मान लो 2010 में उस बॉक्स को हमने लिया तो उसका दाम था 5 रुपये, ठीक है। फिर 2011 में हम लोगों ने लिया तो उसका दाम था 6 रुपये। और 2012 में जब हमने उसको लिया तो उसका दाम था 10 रुपये। तो 2010 में जब हम लोगों ने लिया था ना, तो अगर मान लो 20 बॉक्स लेते हैं तो उसका दाम कितना होता है 100 रुपया हो जाता है। वहीं पे अगर 19 बॉक्स लेते हैं 6 रुपये के भाव से 2011 में, तो कितना होता है 114 रुपीज़ होता है। एंड इफ़ यू आर टेकिंग 15 बॉक्सेस ऑफ वर्थ ₹10 पर बॉक्सेस, तो उसका दाम कितना हो जाएगा 150 रुपीज़ हो जाएगा। तो देखो 2010 में हमने कितना खर्चा किया 100 रुपया, 2011 में हम लोग कितना खर्चा किया 14 रुपया, और 2012 में कितना खर्चा किया 150 रुपया, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या रहा है कि जैसे जैसे ईयर बढ़ रहा है ना तो हमारे पॉकेट से ज़्यादा खर्चा होते जा रहा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जीडीपी जो है ये इसी को देखो, ये जो बढ़ता जा रहा है ना पैसा, इसी को हम लोग नॉमिनल जीडीपी ऑफ ए कंट्री बोलते हैं, वो जो इंक्रीज होता जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी देखो, नॉमिनल जीडीपी ना आपकी कंट्री के
कैपेसिटी को कभी नहीं सही से बता पाएगा, ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि देखो आप एक चीज़ ध्यान दो, देखो पहले हम लोगों ने कितना बॉक्स खरीदा था, मतलब देखो पहले 19 बॉक्स खरीदा था, उसके पहले कितना बॉक्स खरीदा था, 20 बॉक्स खरीदा था, लेकिन देखो क्वांटिटी तो घट रहा है ना, महंगाई इधर बढ़ते जा रही है, तो वो बता एज इन रहा है कि 150 से 150 हम लोग ने खर्चा करने का कैपेसिटी हो गया है। लेकिन ये कौन बताएगा कि पहले हम लोग जो है 15 बॉक्स खरीदते थे, लेकिन अब हम लोग ने 20 बॉक्स खरीदा है। तो ये हो गया आपका नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। अब चलो देखो रियल जीडीपी किसको बोलते हैं। देखो रियल जीडीपी में हुआ क्या कि 2011-12 का हम लोगों ने क्या किया, एज इन फिक्स कर लिया इसको एज इन बेस ईयर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस ईयर बोलते हैं, ठीक है। देखो अगर बेस ईयर बोल रहे हैं रियल जीडीपी में, तो देखो मान लो प्राइस जो है क्या है 2011-12 में, देखो प्राइस जो है ना मान लो 11-12 बोल रहा है, ठीक है। एज इन अभी हम लोग मानते हैं यहाँ पे अपना बेस ईयर 2010 को मानो, ठीक है। मतलब मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि मान लो अब बेस ईयर जो है ना 2010 को मान लो, ठीक है। हियर यू कंसीडर द बेस ईयर एज अ 2010, राइट। अब देखो 2010 में कितना दाम है, देखो प्राइस कितना है, 5 रुपये है, ठीक है। देखो 5 रुपये मान लो है, और हम लोग क्वांटिटी कितना खरीद रहे हैं, 20 ठो, ठीक है। तो 20 रुपये के हिसाब से 100 रुपये भाव हुआ। उसके बाद फिर से देखो यहाँ पे 2011 में देखो हम लोग प्राइस कितना है 2010 के हिसाब से 5 रुपये है, लेकिन हम लोग 2011 में खरीद कितना रहे हैं, 19 टू, अब यहाँ पे 19 लिख दिए। फिर 2012 में हम लोग कितना बॉक्स खरीद रहे हैं, 15 बॉक्स खरीद रहे हैं 5 रुपये के भाव से। तो देखो पहले हम लोग कितना दम था हम लोग खर्चा करने का, 100 रुपया। उसके बाद हम लोग को कितना दम हो गया, 95 रुपया। उसके बाद हम लोग का कितना दम हो गया, 75 रुपया। मतलब इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो खरीदने का कैपेसिटी जो है ना यहाँ पे ओवर ईयर, खरीदने की कैपेसिटी है वो घटता जा रहा है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि रियल जीडीपी जो है ना वो एक्चुअल में आपके वैल्यू, आपकी करेंसी के वैल्यू को बताता है कि हाउ मच आप कितना एक पर्टिकुलर अमाउंट से वही अमाउंट जो 2010 या फिर 2011-12 में जो खरीद पाते थे वो अभी आप उसको खरीद पाते हो कि नहीं खरीद पाते हो, यही बताता है रियल जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी ये बताता है कि आप उस ईयर में वही भाव में, मतलब अगर मान लो पैसा आपके पास ज़्यादा है तो आप खरीद पाते हो कि नहीं खरीद पाते हो। तो नॉमिनल जीडीपी जो है, अब हम मुझे समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा है कि नॉमिनल जीडीपी जो है ना वो सही चीज़ नहीं बताता है उस पर्टिकुलर ईयर में, लेकिन रियल जीडीपी जो है ना वो सही बता देगा कि अगर उस मतलब 2010 में अगर आपका खरीदने का कैपेसिटी 100 रुपये का था तो वही चीज़ मतलब 5 रुपये के हिसाब से आप सिर्फ 15 ही बॉक्स खरीद सकते हो, लेकिन 5 रुपये के भाव से आप 20 बॉक्स खरीद सकते थे 2010 में, ठीक है। यही ये कहना चाहता था। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। करंट प्राइस का मतलब होता है, करंट प्राइस मतलब एक्चुअल प्राइस पेड इन द मार्केट, ठीक है। देखो करंट प्राइस का मतलब मैं बताता हूँ आपको। देखो मान लो हम लोगों ने एक बॉक्स खरीदा, उसका दाम 15 रुपया है, ठीक है। आज 15 रुपया है, उसको मैं 1 साल बाद देखता हूँ तो वही 15 रुपये का बॉक्स जो है मान लो या तो 20 रुपया हो गया होगा या तो 10 रुपया हो गया होगा। मतलब इसमें देखो अगर मान लो 20 रुपया हुआ है, इसका मतलब महंगाई दर बढ़ गई है, इसमें इन्फ्लेशन लग रहा है महंगाई दर। और मान लो 10 रुपया है तो उसका महंगाई दर घट गया है, मतलब उसमें डिफ्लेशन हो गया है, ठीक है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन तो आपको पता होगा, तो ये मान लो डिफ्लेशन है, महंगाई दर घट गई है। तो इसका मतलब वो कि करंट प्राइस में उस टाइम पे अगर हम देखते हैं तो उस चीज़ का वैल्यू कितना है उसी को हम लोग करंट प्राइस बोलते हैं। और रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ। आपको ये समझ में आया ना, नॉमिनल जीडीपी किसको बोलते हैं, रियल जीडीपी किसको बोलते हैं, करंट प्राइस किसको बोलते हैं। चलिए देखिए ये कुछ टर्म समझाना बहुत जरूरी है, नहीं समझाएंगे तो कोई फायदा नहीं है फिर पढ़ाने का, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको ये पता चल गया रियल जीडीपी जो है वो कितना है, 7.4% है फाइनेंशियल 2026 में। उसके बाद फिर अगर मान लो नॉमिनल जीडीपी देख लो तो ये लिख लो आप, है ना, ये इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए। तो अगर मान लो नॉमिनल जीडीपी देखते हैं तो 10.5% है 2026-27 के हिसाब से, ठीक है। रिवाइज्ड एस्टिमेट देखोगे तो रिवाइज्ड एस्टिमेट में आपको ये याद रखना है ग्रोथ जो है 2026-27 में 10% के हिसाब से हुआ है, ठीक है। वहीं पे आप अगर देखोगे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रिवाइज्ड एस्टिमेट जीडीपी जो है वो ग्रोथ हुआ है फाइनेंशियल ईयर कौन सा 2026-27 में, जो देखोगे तो हाईएस्ट प्रीवियस 12 ईयर में यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि देखो पहले जितना था वही 10 साल में इतना ज़्यादा देखा गया था, तो इस बार तो इतना मैक्सिमम देखा ही जाएगा ना। देखो विच इज़ हाईएस्ट इन प्रीवियस 12 ईयर, ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। अब इसको यही रहने दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे देखते हैं रियल जीडीपी मैंने आपको बताया रियल जीडीपी का एस्टिमेटेड ग्रोथ कितना है तो 10% है, कितना है 10% इन 2026-27, ठीक है। रियल जीडीपी कितना है नहीं, रियल जीडीपी जो है ना 7% है, ठीक है। रियल जीडीपी जो है यहाँ पे Q3 के लिए 10% है, ऐसे अगर आप देखोगे तो कितना है 7% है, ठीक है। कितना है 7% है, ठीक है। रुको
रियल जीडीपी जो है वो 7% है 2026-27 के लिए, ठीक है। अब देखो ग्रोथ रेट जो है नॉमिनल जीडीपी, तो नॉमिनल जीडीपी आप Q3 के लिए मत लो, नॉर्मली ले लोगे तो कितना है 10.5%, ठीक है, कितना है 10.5%। अब आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखो कंस्ट्रक्शन सेक्टर का देख लोगे, देखो अगर यहाँ पे देखते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसका मतलब एज इन डेटा अगर आप नेट में देखोगे ना तो इतना डिटेलिंग्स में कोई फ़ायदा नहीं है जान के, ठीक है, आपको पता चल जाएगा ये 7% है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, आपको नहीं जानना है। फाइनल कंजप्शन मतलब एक्सपेंडिचर, हम कितना खर्चा करने के काबिल हैं वो ये बता रहा है, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए बता रहा है 7% हम लोग हैं, ठीक है। अब देखो इस सारा पेज में मैं सारा चीज़ तो कोई फ़ायदा नहीं है ना डिफाइन करके, या फिर सारा चीज़ थोड़ी बताने का लिए। देखो रियल जीडीपी मैंने बता दिया, जीडीपी जो है कांस्टेंट प्राइस जो है एस्टिमेट किया गया कितना 187.95, ये इतना आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वार्टरली एस्टिमेट भी आपको वो भी नहीं जानना है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है मान लो तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ Q4 का बता रहा है, तो क्यों जानना है इंडस्ट्रियल ग्रोथ Q4 का, ठीक है। नॉर्मली बस आप ऐसे ध्यान में रखो कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ कुछ होता होगा, ठीक है। अगर देखिए और आगे आते हैं यहाँ पे, मान लो देखो क्रिटिकल एनालिसिस देखते हैं, ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन, देखो इसमें कुछ है नहीं बताने के लिए, ठीक है। देखो खाली मैथमेटिकल टर्म्स है, तो इसमें कुछ कंसेप्ट रहेगा तभी तो, कंसेप्ट रहेगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। और भी बहुत कुछ बताना है, जीएनपी बताना है, जीवीए बताना है, जीडीपी बताना है, जीडीपी डिफ्लेटर बताना है, ठीक है। ये सब सारा कुछ बता देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। देखो मान लो क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं और एक्सप्लेनेशन करते हैं कि द लेटेस्ट इकोनॉमिक डेटा जो क्या शो करता है, तो देखो ये भी तो पुराना ही डेटा शो कर रहा है ना। तो देखो बस आपको इतना याद रखना है कि इकोनॉमिक डेटा जो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रिलीज करता है 2 इंटर रिलेटेड डाटा सेट, इंडिया का नेशनल इनकम और साइज ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। नेशनल इनकम और साइज ऑफ इकोनॉमी कौन बताता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब देखो कैसे नेशनल इनकम जो है ना वो कैसे मेज़र किया जाता है। देखो अब यहाँ से आपका मेन इकोनॉमिक टर्म जो है वो स्टार्ट होते जा रहा है कि नेशनल इनकम जो है वो एज इन कैसे मेज़र किया जाता है। तो जीडीपी के हिसाब से देखते हैं, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है कैसे। तो देखो अगर मैं पहले ही अगर आपको समझा दूँ यहाँ पे, सबसे पहले अगर आप यहाँ आ जाओ तो देखो जीडीपी जो है बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स जो है, या फिर टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो है वो आपके कंट्री के अंदर एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर अगर मान लो बाउंड्री ऑफ योर कंट्री अगर प्रोड्यूस किया जाता है तो उस दैट फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, मतलब 31 मार्च के बाद अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ठीक है, तो उसको आप लोग जीडीपी बोलोगे। तो फिर से पढ़ते हैं, ये टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किया था विद इन अ कंट्री विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, उसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। एक जीडीपी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, इनकम मेथड से ये देख लो 3 तरह का होता है, लेकिन आप लोग को जानने नॉर्मल देख लो CIX और CIG X-M, जिसमें से C जो होता है वो कंजप्शन स्पेंडिंग कितना खर्चा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, खाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, I जो है वो बिजनेस में हम लोग कितना इन्वेस्ट करते हैं, और G जो है गवर्नमेंट कितना परचेज करते हैं, ठीक है, कितना खरीदता है अपने लोगों के लिए। उसके बाद एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट कितना हम लोग बाहर भेज रहे हैं और माइनस इम्पोर्ट कितना हम लोग इंडिया में ला रहे हैं, उसको माइनस कर दोगे तो आपको इफेक्टिव डेटा मिल जाएगा ना। मान लो हम 100 रुपये किसी को दे दिए हैं और हम किसी से 80 रुपये ले लिए हैं, तो इफेक्टिव हमारे पास कितना पैसा बचा है, 20 रुपये बचा है, ठीक है ना। तो वही ये बोल रहा है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, तो ये हमारा हो जाएगा कितना पैदावार हम करते हैं एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में विद इन आवर कंट्री, CIG X-M, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो जीडीपी जो है ये कैलकुलेट किया जाता है कैसे, एडिंग ऑल द एक्सपेंडिचर, जितना भी खर्चा कर रहे हैं अपने इकोनॉमी में इंक्लूड करना है एक्सपेंडिचर बाय एन इंडियन इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी। एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट मतलब एक इंडिविजुअल अपने हैसियत के हिसाब से कितना खर्चा करता है, गवर्नमेंट अपने हैसियत के हिसाब से कितना खर्चा करती है। साथ ही साथ एक्सपेंडिचर ऑफ द प्राइवेट बिजनेसेस, बिजनेस कितना खर्चा करता है, ये बेसिकली प्रोवाइड करता है पिक्चर ऑफ डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमी। क्या दिखाता है, डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमी। अब देखो ग्रॉस वैल्यू एडेड देखते हैं, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो क्या करता है, लुक एट द सप्लाई साइड, ये बेसिकली इफेक्टिवली मेजर करता है। देखो पहले जीवीए अगर मैं समझा दूँ, देखो जीवीए जो है ना टोटल वैल्यू जो है वो जनरेट किया गया है प्रोड्यूसर के हिसाब से। मान लो देखो एक बिस्किट हम बना रहे हैं तो फैक्ट्री में होगा, ठीक है, फैक्ट्री क्या करता है बिस्किट के लिए रॉ मटेरियल लेके आता है, ठीक है, और उसके बाद बिस्किट बनाता है, बिस्किट बनाने के बाद उसको पैकेजिंग में डाल देता है, तो पैकेजिंग में बिस्किट के साथ हम लोग क्या प्लास्टिक भी मतलब इंक्लूड करते हैं, प्लास्टिक इंक्लूड कर दिए, ठीक है, रैपर इंक्लूड कर दिए, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ प्रिंटर का भी काम आएगा, तो क्या हो रहा है धीरे धीरे इसमें ऐड होते जा रहा है ना, एक एक स्टेज में एक एक स्टेप में ऐड होते जा रहा है। तो वही बोल रहा है कि बाई प्रोड्यूसर के हिसाब से
जो भी वैल्यू हम लोग उसमें ऐड करते जाएंगे, जनरेट करते जाएंगे इन एन इकोनॉमी, वही हम लोग जीवीए बोलते हैं। लेकिन जीडीपी जो होता है ना, वो टोटल मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो एंड पॉइंट में होता है। जीवीए जो है वो प्रोड्यूसर साइड के हिसाब से बोल देखा जाता है, जो प्रोड्यूसर होता है। और वहीं जीडीपी जो है वो बेसिकली एक्सेप्टर, ठीक है, जो उस प्रोडक्ट को खरीदता है ना, उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। तो देखो जीवीए जो होता है वो जीडीपी, कितना जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस नेट टैक्सेस, ठीक है, नेक्स्ट नेट टैक्सेस। क्योंकि देखो जीडीपी जो होता है ना, वो एंड में सारा टैक्स को, एंड टैक्स है, एंड में सारा टैक्स को कलेक्ट करके जोड़ लेता है। तो बीच वाला जो नेट टैक्स जो है उसको तो हम लोग माइनस कर देंगे ना। वहीं पे जीडीपी क्या होता है, तो जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है, प्लस टैक्स कितना लगा है माइनस सब्सिडी। अगर कुछ प्रोडक्ट में सब्सिडी लगा है तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। जीवीए जो होता है ना, थोड़ा अच्छा मेजर होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी फ्रॉम द सप्लाई साइड देखा जाता है, ठीक है, कि कितना हम लोग सप्लाई साइड, कितना सप्लाई कर रहे हैं और उसको बना रहे हैं ना, वो अच्छे से जोड़ा जा सकता है, ठीक है। मान लो खाना ही बना रहे हो तो आप क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें डाल रहे हो, अगर उसका हिसाब रख लोगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि कितना क्या चीज़ डाला है, वो तो बन गया है। बनने के बाद उसमें से आप कण कण निकालोगे तो वो तो थोड़ा पेचीदा काम है ना, है ठीक है, उस पर कोई दिक्कत नहीं। तो वही काम हो जाता है कि बनने के बाद आप उसमें कैलकुलेट नहीं कर सकते कि इसमें मैंने इतना डाला था, इसमें इतना डाला था, नमक कितना है, हल्दी इतना है, वो आप नहीं कर सकते हो। वो आप पहले वाला अगर मेथड करोगे कि कितना कितना आइटम मुझे डालना है सब्जी में, कितना कितना आइटम डालना है, तो वो एज इन वो जीवीए हो गया। अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट देख लोगे ना, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है। ये चलो ये मैं बताता हूँ, वो अभी कुछ देर में बता देंगे। तो देखो ये आपका हो गया। तो जीवीए जो है बेसिकली क्या करता है, लुक्स एट द सप्लाई साइड। ये बेसिकली इफेक्टिवली मेजर करता है कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेक्टर, सारे सेक्टर को ये नापता है, ठीक है, इफेक्टिवली मेजर करता है और इकोनॉमिक और कैलकुलेट करता है, सम करता है वैल्यू, जो कितना वैल्यू उसमें ऐड किया गया है हर एक स्टेज में, एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन, राइट। देखो जीडीपी हो गया या जीवीए हो गया, दोनों लिंक है एक दूसरे के साथ। हम लोगों ने अभी फॉर्मूला देखा है ना कि जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए माइनस नेट टैक्सेस प्लस नेट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, कुछ देर पहले देखा ना अभी। देखो ये बेसिकली मेजर किया जाता है सेम इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, लेकिन डिफरेंट रूट के साथ जा रहे हैं, एक ही जगह दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन अलग अलग रास्ते में से जा रहे हैं, ठीक है, वैसे आप मान सकते हो। रिलेशनशिप जो है वो स्पेल्ड आउट यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। तो जीडीपी हो गया जीवीए प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी प्रोवाइडेड, मैंने आपके लिए लिख भी दिया था वहाँ पे, ठीक है। अब देखो एस्टिमेट प्रोविजनल्स, ये क्या होता है कि व्हाट मेक द एस्टिमेट रिलीज्ड ऑन अ फ्राइडे। तो फ्राइडे को देखो मान लो कोई प्रोविजनल होता है, इज दैट दे विल बी रिवाइज्ड ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स फॉर फाइनेंशियल ईयर। जीडीपी एस्टिमेट गो थ्रू द सेवरल डिवीजन, ठीक है, ये सब नहीं जानना है। देखो जनवरी गवर्नमेंट जो है वो क्या करता है, रिलीज करता है पहला एडवांस एस्टिमेट। एडवांस एस्टिमेट जो है गवर्नमेंट जो है रिलीज करता है, और दैट फाइनेंशियल ईयर उसके बाद होता क्या है, एंड ऑफ द फरवरी, जैसे फरवरी खत्म होता है ना, आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द डेटा फॉर Q3 मतलब थर्ड क्वार्टर, जो कि मतलब अक्टूबर से लेके दिसंबर तक हम लोग कैलकुलेट कर लिए, उसको इनकॉर्पोरेट कर दिए, ठीक है। इनकॉर्पोरेट करने के बाद मॉस्पी जो है वो आता है अपना सेकेंड एडवांस एस्टिमेट लेके, एस लेके, बाई एंड एंड कम द प्रोविजनल एस्टिमेट, और बाई मई से लेके एंड तक। देखो इतना जानना नहीं, Q4 बता रहा है, ठीक है, तो 4 क्वार्टर को बेसिकली डिसोसिएट करके बता रहा है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे 4 की टेक अवे, 4 कुछ टेक अवे है फ्रॉम द डेटा जो रिलीज किया गया है ऑन May 30, 2025। तो देखो नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी मैंने आपको बता दिया कुछ देर पहले। तो इंडिया का नॉमिनल जीडीपी जो है वो कितना है, 10% इन 2026-27, कितना है नॉमिनल जीडीपी 10% इन 2026-27। वहीं पे अगर आप देखोगे एंड ऑफ मार्च 2025 ग्रोथ जो था वो कितना था, 9.8% था। तो इसी को आप एज इन 26 ले लोगे तो ग्रोथ कितना है, यहाँ पे 10% आ गया था, ठीक है। यहाँ पे जो 10% है, यहाँ पे आप वो 10% लिखा जाएगा। उसके बाद देखो रियल जीडीपी तो मैंने आपको बताया कितना है फाइनेंशियल ईयर में, तो 7% है। तो इंडिया का रियल जीडीपी जो है वो 7% के हिसाब से है। अगर 2025 में देखोगे तो 6.5% था, लेकिन वो बढ़ गया 0.5% से, तो कितना हो गया है, 7% हो गया है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे CAGR क्या होता है पता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब कितना ग्रोथ रेट होना है एनुअली, अगर आप देखोगे तो उसी को कैलकुलेट करता है ऑफ रियल जीडीपी, एंड नाउ स्टैंड जस्ट अबव 5% इन 2019। तो 2019 से ही 5% से अबव है, अभी कितना है 7% है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जीवीए और सेक्टोरल हेल्थ ऑफ इकोनॉमी देखोगे तो रियल जीवीए जो है वो अक्रॉस द 3 मेन सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर देखोगे सच एज फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा, इंडस्ट्री जो इंक्लूड करता है सब सेक्टर सच एज मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा।
सर्विस देखोगे तो इंक्लूड करता है फील्ड जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्रेड और होटल्स। वहीं पे फाइनेंशियल ईयर 25 के बारे में बता रहा है कि रियल जीवीए जो है वो कितना से हुआ था, 6.4% से। कि इस बार कितना है, 7 पॉइंट कुछ से परसेंट, ठीक है, 7.5 से है या 7 से है, लूजिंग अ स्टेप ऑफ 8.6% एट अ ग्रोथ ऑफ एट अ ईयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024। अब एज इन फाइनेंशियल 24 की जरूरत नहीं है, तो उसमें कितना हुआ था, 8.6% हुआ था। तो अब आपका काम क्या बनता है, आप एक बार जीवीए एज इन नेट में देख लोगे फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए कितना है, ठीक है। अब देखो यहाँ देखते हैं, देखो जितना जल्दी हो सके ये सब खत्म कर देंगे ना, तो उसके बाद फिर आप बेसिकली यहाँ पहुँच जाओगे, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी जो आपको पढ़ना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखो अगर आप इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में देखोगे ना, तो दोनों का अगर हिंदी टर्म देखोगे तो इकोनॉमी जो है ना वो अर्थव्यवस्था के बारे में बताता है, वही इकोनॉमिक जो है वो अर्थशास्त्र है। इकोनॉमिक जो है वो ऐसा शास्त्र है जो आपके अर्थव्यवस्था को डिज़ाइन करेगा कि आप क्या करना चाहते हो। इट एक्चुअली डिज़ाइंस हाउ योर इकोनॉमी इज़ गोइंग टू रन, ठीक है, हाउ यू आर डीलिंग विथ योर इकोनॉमी, मतलब आप अपने पैसे को, अपने कंट्री के पैसे को कैसे मैनेज करोगे, ये बेसिकली इकोनॉमिक्स बताता है। इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र है। ये वैसा ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो कंसर्न है विद प्रोडक्शन, कंजप्शन और ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। वहीं इकोनॉमी जो है ना, ये स्टेट ऑफ बेसिकली ऑफ ए कंट्री है, मतलब एक कंट्री का व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, ठीक है, स्टेट है, पोजीशन है, और रीजन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड सप्लाई ऑफ मनी। वहीं पे टाइप्स ऑफ अगर इकोनॉमी हम देखोगे ना, तो 3 तरह का होता है। एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, उसके बाद दूसरा होता है आपका यहाँ पे स्टेट इकोनॉमी, और तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तीनों समझाएंगे, वैसे आपको कुछ नहीं सोचना है, कि कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग आपको समझाया जाएगा। देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में अगर हम लोग डिपेंड करते हैं कि डोमिनेंट मतलब कौन ताकतवर है, मान लो लोगो मतलब पीपल, पब्लिक में या फिर गवर्नमेंट में, दो एज इन पार्ट बांट लेते हैं टोटल पब्लिक को। तो अगर मान लो पब्लिक अगर स्ट्रांग है तो ऐसे नहीं वो सोशल इकोनॉमी बन जाएगा। अगर वो गवर्नमेंट स्ट्रांग है, सॉरी, अगर गवर्नमेंट स्ट्रांग है तो वो कैपिटलिस्ट बन जाएगा। नहीं सॉरी, अगर पब्लिक स्ट्रांग है, प्राइवेट एंटिटी अगर स्ट्रांग है तो वो एज इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। और वहीं पर अगर सोशली, अगर मान लो गवर्नमेंट स्ट्रांग है तो वो सोशल इकोनॉमी बन जाएगा। देखो डिपेंड करता है डोमिनेंट कौन है ऑन द व्यू ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर कंट्री, एक कंट्री में कौन डोमिनेंट है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन जो है वो पैटर्न इवॉल्व किया है, और डिफरेंट इकोनॉमी सिस्टम जो भी है वो, मतलब डिफरेंट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी भी है, वो भी एज इन प्रिवेल करता है, जो प्रोवाइड करता है अलग अलग तरीका, अल्टरनेट वेव्स ऑन ऑर्गेनाइजिंग एन इकोनॉमी, अलग अलग तरीका बताता है कि किस तरह हम इकोनॉमी को अरेंज कर पाएँ। साथ ही साथ 3 मॉडल ऑफ इकोनॉमी जो है बेसिकली देखा गया है इकोनॉमिक सिस्टम में, विच वी विल सी इन कमिंग एज अ बेसिकली द डिफरेंट स्टेजेस इन द इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट। चलिए 3 तरीका के देखते हैं। सबसे पहले आता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ना मेनली प्राइवेट ओनरशिप होता है, ठीक है, प्राइवेट एंटिटी। जैसे मान लो इंडिया, मान लो कि गवर्नमेंट कौन चला रहा है, गवर्नमेंट खुद से अपना सरकार जो है वो अपने पार्लियामेंट से, लोकसभा से, राज्यसभा से वैसे चला रही है। लेकिन अगर मान लो वही अगर अंबानी और अडानी चलाना स्टार्ट कर देते हैं तो उसको हम उस तरह की इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलेंगे, ठीक है। तो वो इसमें प्राइवेट ओनरशिप रहते हैं, बिजनेस जो होता है ना वो उसके एक्टिविटी और उसके डायरेक्शन से काम होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, आपको ओवरव्यू मैं इसलिए देते जा रहा हूँ कि आपके दिमाग में कुछ पहले से सेट हो जाएगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी जो है उसका ओरिजिन जो है देखोगे तो फ्रॉम एडम स्मिथ से। तो एडम स्मिथ अपने किताब वेल्थ ऑफ नेशन जो कि 1776 में मतलब लिखे थे, बताए थे कि देखो वो एक्चुअल उनका टाइम पीरियड जो है वो 1723 से लेकर 1790 तक था। लेकिन उसने फेमस वर्क ऑफ एडम स्मिथ जो कि वेल्थ ऑफ नेशन है, उसमें ये स्कॉटिश फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो कहाँ पे है, स्कॉटलैंड में है, ठीक है, आपको ये सब पता होना चाहिए। बेसिकली लिखते हैं ही राइटिंग्स फॉर्म द बेसिस ऑफ क्लासिकल इकोनॉमी। तो उनका लिखावट, वो उनका जो नॉलेज है वो बेसिकली क्लासिकल इकोनॉमी के बारे में बताता है कि बेसिकली क्लासिकल इकोनॉमी का मतलब ना इकोनॉमिक्स का तौर तरीका, ठीक है, कि कैसे आप मान लो पैसा ज़्यादा आता है, पैसा कम आता है, अगर पैसा ज़्यादा आता है तो बैंक को कैसे हैंडल करना चाहिए, बैंक का या फिर कंट्री का क्या हालत होगा, वो बेसिकली क्लासिकल इकोनॉमी आप उसको बोल सकते हो। स्टेट सर्टेन फाइन आइडियाज एंड विच वेयर to take the fancy among some of the western countries and finally कैपिटलिज्म टुक प्लेस, और कैपिटलिज्म बेसिकली आया। तो आपको इससे क्या पता चलता है कि एडम स्मिथ की किताब में वेल्थ ऑफ नेशन है, उसमें बहुत सारा ऐसा आइडिया दिया गया है जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बढ़ावा देता है। वहीं अभी हम लोग कुछ देर में कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो अलग तरीका का बताएगा। तो आपको ऐसे ये पता होना चाहिए कि एडम स्मिथ जो है वो वेल्थ ऑफ नेशन वाली किताब में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बताया कि कैसे प्राइवेट सेक्टर वाले आदमी लोग कंट्री को चलाते हैं, ठीक है। वहीं पर स्मिथ जो है वो क्या करते हैं, अपना वॉइस रेज करते हैं, एडम स्मिथ, अगेंस्ट द हैवी
हैंडेड गवर्नमेंट रेगुलेशंस ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मतलब गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना उसके खिलाफ एज इन एडम स्मिथ जो है अपना आवाज़ उठाते थे of the time, which did not allow the economy to trap its full economic worth and reach the level of well-being, stressing divisions of labor and an environment of laissez-faire non-interference by the government. He proposed, उन्होंने propose किया कि invisible hand of market forces प्राइस मैकेनिज्म विल ब्रिंग, मतलब क्या करेगा, ब्रिंग द स्टेट इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी एंड जनरल वेलबिंग्स, मतलब यहाँ ये कहना चाहता है ना कि डिवीजन ऑफ लेबर्स एंड इन्वायरमेंट एंड लेजर, मतलब नॉन इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का कोई अगर हस्तक्षेप इकोनॉमी में नहीं रहेगा तो स्टेबिलिटी लेके आएगा, ठीक है, विल ब्रिंग द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम लेके आएगा इकोनॉमी में, ठीक है, और जनरल वेलबिंग ऑफ कंट्रीमैन को आराम रहेगा, मतलब जितने भी पब्लिक इंसान जो कंट्री में रहते हैं ना उसको आराम रहेगा उनके जीवनी के लिए। फॉर सच एन इकोनॉमी टू फंक्शन पब्लिक वेलबिंग्स ही हैज़ एक्नॉलेज द नीड ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, मतलब उनका भी ये भी कहना था कि मार्केट में ना कंपटीशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई भी आप अपने कंट्री को, मतलब कोई भी तरह का इकोनॉमी को अगर आप बढ़ावा मतलब चला रहे हो, ठीक है। एक बार यूएसए ने क्या किया, इंडिपेंडेंस अटेन किया, तो आइडिया ऑफ एडम स्मिथ जो है बेसिकली मेड द पब्लिक पॉलिसी, तो पब्लिक पॉलिसी बन गया एडम स्मिथ का आइडिया। जस्ट 1 ईयर आफ्टर वेल्थ ऑफ नेशन जो है वो पब्लिश कर दिया गया, एडम स्मिथ का किताब वेल्थ ऑफ नेशन जो है पब्लिश कर दिया गया। यहाँ से ही आइडिया जो है इंस्पायर किया जाता है, आइडिया जो फैलता है टू अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप एंड अमेरिका। बाय 1800 देखोगे तो इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो एज इन कैपिटलिज्म के नाम से, मतलब एज इन कैपिटलिज्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि मेन बिजनेस ओनर डिक्टेटर जो है वो चला रहे थे, वो इस्टेब्लिश किया गया, विच वाज लेटर नोन एज डिफरेंट नेम, जैसे कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस सिस्टम, फ्री एंटरप्राइजेस सिस्टम या फिर मार्केट इकोनॉमी, उसको हम लोग धीरे धीरे बोलने लगे, ठीक है। डिसीजन जिसे देखोगे तो डिसीजन ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, मतलब क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और उसका प्राइस क्या रहना चाहिए बेचने के लिए, वो बेसिकली आर टेकन बाय द मार्केट, बाय द प्राइवेट एंटरप्राइजेस, ठीक है। मार्केट और प्राइवेट एंटरप्राइजेस विल डिसाइड दैट इन दिस सिस्टम विद द स्टेट हैविंग द नो इकोनॉमिक रोल, और स्टेट मतलब गवर्नमेंट है ना, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, सरकार का इसमें कोई भी इकोनॉमिक रोल नहीं रहेगा। ये कौन बताता है, ये बेसिकली एडम स्मिथ का किताब वेल्थ ऑफ नेशन बताता है, ठीक है। एडम स्मिथ देखो बहुत पॉपुलर इंसान है, ठीक है, मतलब वेल्थ ऑफ नेशंस मतलब इकोनॉमी में उनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है। देखो अगर हम लोग कीनीस देखोगे तो कीनीस जो है ये कौन है, देखो इनका पूरा नाम ना देखो मैंने यहाँ लिख दिया है, जॉन माइनार्ड कीनीस है, ठीक है। इनका भी दो तरह का थ्योरी है, एग्रीगेट डिमांड प्राइस और दूसरा क्या है, एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। एग्रीगेट डिमांड प्राइस क्या बोलता है पता है, कि जैसे ही डिमांड बढ़ेगा सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ये सारा जो है वो एक साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताता है कि जितना ज़्यादा आप मतलब जितना एम्प्लॉयमेंट दोगे उतना इनकम बढ़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है देखोगे तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है टू रिसीव बाय सेल ऑफ द प्रोडक्ट, तो रिवाइव बाय द सेल ऑफ प्रोडक्ट, तो जितना ज़्यादा सेल होगा प्रोडक्ट का ऑर्गेनाइजेशन जो है या कंट्री जो है वो उतना ज़्यादा रिवाइव करेगा, उतना ज़्यादा उन्नति की ओर जाएगा। जितना उन्नति की ओर जाएगा मतलब जितना डिमांड बढ़ेगा उतना उन्नति की ओर जाएगा, जितना उन्नति की ओर जाएगा ना उतना सेल बढ़ेगा और उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ये हो गया, देखो आपको दोनों थोड़ा सा ध्यान रखना है। एग्रीगेट डिमांड प्राइस हो गया। एग्रीगेट सप्लाई प्राइस का मतलब क्या होता है पता है, देखो जितना भी आप देखोगे एग्रीगेट सप्लाई प्राइस अगर बताते हो मतलब सप्लाई का प्राइस बढ़ाते हो तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा मतलब बढ़ेगा। देखो टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट ऑल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट रिसीव, मतलब कितना अमाउंट ऑर्गेनाइजेशन जो है रिसीव करता है फ्रॉम द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को बेचने से वो देखा जाएगा बाय एम्प्लॉइंग द स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्कर, दे वोंट हायर मोर वर्कर, उससे ज़्यादा वो वर्कर हायर नहीं करेंगे। छोड़ो इतना आपको नहीं जानना है, इतना जानना है कि एग्रीगेट सप्लाई प्राइस जो है वो इंक्रीज करेगा तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा है? आई होप दैट ये सब आपको क्लियर आ रहा होगा। देखो ये सब इम्पॉसिबल है कोई बताने के लिए, ठीक है, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद वो प्रॉब्लम देखा है कि मुझे खुद कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, फिर मैंने जो डेटा कलेक्ट किया उसके बाद ये सब चीज़ समझ में आया है। देखो क्लासिकल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, देखो
क्लास दो तरह का इकोनॉमी मान लो। देखो यहाँ पे हम लोग ने कीन्स इकोनॉमी देख लिया कि बेसिकली जो डिपेंड किस में करता है, इनकम और लेबर में। वही देखो गवर्नमेंट जो है उसका इंटरवेंशन जो है वो जरूरी है, शॉर्ट मतलब जरूरी है इकोनॉमी को चलाने के लिए। वहीं क्लासिकल इकोनॉमी क्या कहता है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप जो है वो जरूरी नहीं है। और ये बेसिकली क्लासिकल इकोनॉमी जो है ना वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो अपने खुद से वो रिवाइव कर जाएगा। वहीं शॉर्ट टर्म प्रोसेस है कीन्स इकोनॉमी, ठीक है। कीन्स इकोनॉमी जो है, कीनियंस इकोनॉमी, वो एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, ठीक है। आपको इतना समझ में आ रहा है ना। अब देखो स्टेट इकोनॉमी, जैसे देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पढ़ लिया एक तरीका का। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे स्टेट इकोनॉमी। तो स्टेट इकोनॉमी जो है बेसिकली वो गवर्नमेंट का ओनरशिप है, ठीक है। वहीं पे अगर देखोगे स्टेट इकोनॉमी को ना दो भाग में बांट दिया है, एक है सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, और दूसरा को है क्या है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी जैसे कि कौन सा है, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब गवर्नमेंट का ओनरशिप होता है, और कम्युनिस्ट इकोनॉमी जो है प्राइवेट ओनरशिप होता है, ठीक है। प्राइवेट ओनरशिप में अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले किसको पढ़ा, प्राइवेट ओनरशिप में अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को। चलिए एक एक करके फिर से देखते हैं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमारा हो गया है। देखो स्टेट इकोनॉमी जो है वो रूटेड है आइडिया अपना हिस्टोरिकल चेंजेस जो प्रपोज किया गया था जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स के द्वारा स्टेट इकोनॉमी के बारे में, मतलब गवर्नमेंट जो है वो मालिक होना चाहिए, वो कार्ल मार्क्स के द्वारा बोला गया है, ठीक है। इनका टाइम पीरियड रहा है 1818 से लेके 1888 1883 तक। मोर स्पेसिफिकली दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी जो है वो बेसिकली सिस्टम है फर्स्ट केम अप इन अर्न्स्वाइल्स यूएसएसआर आफ्टर द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। तो एक बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 के बाद, उनके बाद ये आइडिया आया एंड गॉट दिस आइडियल शेप इन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1949, ठीक है। देखो फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम देखोगे ना आप, ये मतलब ये स्टेट इकोनॉमी वाला दिस फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम अगर आप देखोगे ये स्प्रेड किया है टू अदर कंट्रीज इन ईस्टर्न यूरोप, ठीक है, स्टेट इकोनॉमी वाला। हियर वी सी द टू वर्जन। तो स्टेट इकोनॉमी को दो वर्जन में देखा है हम लोगों ने। एक जो स्टेट इकोनॉमी जो है इन ऑल्स वाइज यूएसएसआर, ठीक है, ये सोवियत यूनियन में देखा गया, उसको हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। और एक चाइना में देखा गया जिसको हम लोग कम्युनिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। यूएसएसआर में जो था वो सोशलिस्ट इकोनॉमी था। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या रहता था, गवर्नमेंट एज एन ओनर है। वहीं पे एज एन चाइना वाला जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी है वो एज एन उसमें प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप है। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो इम्फेसिस करता है कलेक्टिव ओनरशिप बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कलेक्टिव रहना चाहिए, मतलब सबका साथ सबका विकास वाला सिस्टम होना चाहिए, है ना, प्रॉपर्टी एंड एसेट्स। एंड इट ऑल्सो ascribed a large role of the state in running the economy। वहीं पे कम्युनिस्ट इकोनॉमी जो है वो एडवोकेट करता था स्टेट का ओनरशिप, मतलब मालिक हम ही हैं, ठीक है, एज इन प्राइवेट एंटिटी इज द किंग ओवर देयर एंड ऑल द प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग द लेबर एंड एब्सोल्यूट पावर तो स्टेट इज रनिंग द इकोनॉमी। तो एब्सोल्यूट पावर जो है वहाँ पर रहेगा एज इन कैपिटलिस्ट क्लास का, और वही एज इन इकोनॉमी को रन करेगा। दो फॉर कार्ल मार्क्स जो है वो सोशलिज्म जो है वो उसका ट्रांजिशनल स्टेज था टू द कम्युनिज्म। इट नेवर डिड हैपन इन रियलिटी, लेकिन वो एसेंस कभी हुआ नहीं, ठीक है, आपको इतना जानना नहीं है ना। देखो मिक्स्ड इकोनॉमी देख लेते हैं। तो ये बेसिकली कंबाइन करता है प्राइवेट और गवर्नमेंट को। ये बिलीव है इन सेल्फ करेक्टिंग क्वालिटी ऑफ मार्केट और इनविजिबल हैंड्स ऑफ एडम स्मिथ, मतलब दोनों क्वालिटी सेल्फ करेक्टिंग क्वालिटीज़ ऑफ मार्केट भी है और इनविजिबल हैंड ऑफ एडम स्मिथ भी है, जो बेसिकली मेजर सेटबैक देता है ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन इन 1929। एक बार ग्रेट डिप्रेशन आया था। ग्रेट डिप्रेशन का मतलब आपको समझ में आ रहा है, जब बहुत ज़्यादा मंदी छा गई थी मार्केट में, ठीक है, महंगाई दर बहुत ज़्यादा था, लोगों के पास पैसा नहीं था, है ना, तो उसी को हम लोग एज इन ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं। महंगाई दर को बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब। इम्पैक्ट ऑफ डिप्रेशन देखोगे, जैसे देखो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ईरान में इतना यूएसए में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इसराइल में, तो मंदी छाई हुई है ना, मतलब एज इन ऑयल का प्राइजेस, एज इन गैस सिलेंडर का प्राइजेस, वो दे हैव बीन इंक्रीज्ड। तो लोगों के पास उतना पैसा नहीं है, तो लोग उतना खर्च नहीं कर रहे, तो इकोनॉमी चल नहीं रही है। जितने ज़्यादा लोग खर्च करेंगे उतना ज़्यादा इकोनॉमी चलेगा ना, तो वो सिस्टम तभी हो नहीं रहा है, ठीक है। देखो द इम्पैक्ट ऑफ डिप्रेशन जो है स्प्रेड फ्रॉम यूएसए टू अदर कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप, जो एक्सक्लेट करता है लार्ज स्केल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। वो डिप्रेशन के कारण, मतलब मंदी छाएगी तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, डाउनफॉल होगा डिमांड में, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो बेसिकली क्या होगा, वो डाउन हो जाएगा। ये बेसिकली क्या करेगा, तो ये प्रिवेल करेगा स्मिथोनियन मैक्रो आइडियाज़, जो कि फेल करता है टू चेक द क्राइसिस। तो मतलब देखो
द प्रिवेलिंग स्मिथोनियन आइडिया, देखो यहाँ पे हुआ क्या ना कि डिप्रेशन छा गया, रुको मार्क कर देते हैं, डिप्रेशन छा गया, डिप्रेशन छाने के कारण यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, डाउनफॉल इन द डिमांड और इकोनॉमिक सेक्टर जो है वो भी डाउनफॉल चला गया। लेकिन उसके बाद ना एक ना स्मिथोनियन मैक्रो आइडिया जो है ना वो रहता था, ठीक है, जिससे हम लोग कैलकुलेट करते थे कि इकोनॉमी क्यों फेल कर रहा है। लेकिन ये आइडिया स्मिथोनियन मैक्रो आइडिया जो है ना वो भी फेल हो गया चेक करने में कि ये क्राइसिस हो क्यों रहा है। द न्यू अप्रोच जो है वो बेसिकली नीडेड था विच केम इनटू एन फ्रेमवर्क वर्क। तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी जो 1936 में आया ये थ्योरी, ठीक है, स्मिथोनियन मैक्रो आइडिया जो वो फेल कर गया। तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में इंग्लिश इकोनॉमिस्ट जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के थे जॉन मायार्ड कीनिंस इनके द्वारा आया गया, ठीक है। ये आए एज इन कि वो बताने के लिए कि मंदी छा क्यों रही है। इनका आइडिया का नाम क्या था, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में आया था। और जॉन मायार्ड कीनिंस इनका पूरा नाम, और ये इनका टाइम पीरियड 1986 से लेकर 1946 तक थे। कीनिंस का क्वेश्चन था कि वेरी प्रिंसिपल, मतलब कीनिंस जो है वो क्वेश्चन करते थे ऑफ लेजिस फेयर्स एंड अ नेचर ऑफ इनविजिबल हैंड। मतलब इनविजिबल हैंड मतलब एक ऐसा हाथ, कौन सा हाथ, ये बेसिकली महंगाई दर। और यहाँ पे जो मैंने अभी कुछ देर पहले यहाँ पे बताया ना एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, तो एग्रीगेट डिमांड में अगर मान लो डिमांड बढ़ाएंगे तो सेल बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो यहाँ किसका हाथ है, तो वैसा हाथ है महंगाई दर जो हम लोग को दिख नहीं रहा है, हम लोग फील कर सकते हैं, ठीक है। तो वही ये कह रहा है यहाँ पे कि देखो कीन्स क्वेश्चन कर रहा है कि वेरी प्रिंसिपल ऑफ लेजेस्ट फेयर अ नेचर ऑफ इनविजिबल हैंड, वैसा हाँ जो दिख नहीं रहा है। ही इवन ओपेंड दैट इनविजिबल हैंड जो है वो क्या लेके आता है, इक्विलिब्रियम लेके आता है, नॉर्मल स्टेबिलिटी लेके आता है इकोनॉमी में, बट बाय स्ट्रैंगुलेटिंग द पुअर। लेकिन वो इक्विलिब्रियम जो लेके आएगा ना, मतलब स्टेबिलिटी, तो उससे होगा क्या कि गरीबी रेखा वाले गरीबी रेखा वाले लोगों को वो और डाउन करेगा, स्ट्रैंगुलेट करेगा। स्ट्रैंगुलेट का मतलब उनका गर्दन दबाएगा, द पुअर। ही सजेस्टेड दैट द प्राइस एंड वेजेस आर नॉट फ्लेक्सिबल इनफ टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल। तो प्राइस और वेज मतलब पैसा देना इतना सफिशिएंट नहीं है कि सभी को हम लोग एम्प्लॉयमेंट दे पाएँ। तो वही इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रैंगुलेशन हो जाएगा पुअर का, गरीब लोग क्या होंगे और गरीब हो जाएंगे अगर उसको नौकरी चाकरी नहीं रहेगा। हाउ विल दे वर्क, एंड इफ़ दे डोंट वर्क दे वोंट गेट मनी, तो वो बेसिकली और गरीब होगा। तो क्वेश्चनिंग द लिमिटेशंस ऑफ मार्केट मैकेनिज्म, कीनिस सजेस्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए इकोनॉमी में। और साथ ही साथ टू गेट द इकोनॉमी आउट ऑफ द डिप्रेशन, मतलब इकोनॉमी को, मतलब कंट्री को मंदी से बाहर लाने के लिए उन्होंने सजेस्ट किया कि इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आप पैसा और खर्चा करिए, इकोनॉमी में पैसा डालिए, लोग देखेंगे पैसा एज इन इकोनॉमी में है तो लोग और काम भी करेंगे और उस पैसे का भरपूर उपयोग करके उस पैसे को और मनी मल्टीप्लायर के हिसाब से उसको और बढ़ावा देंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फिस्कल पॉलिसी है, डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल डेफिसिट, लो इंटरेस्ट रेट्स, चीप मनी पॉलिसी एक्सेट्रा, ये करना है आपको, ठीक है। जो बूस्ट करेगा डिमांड ऑफ गुड्स का डिमांड, मतलब अगर आप मान लो ज़्यादा से ज़्यादा बिस्किट, ज़्यादा से ज़्यादा काम रखोगे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर मान लो होटल में ही बहुत सारा खाना है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ये भी खाने का मन करेगा, ये भी खाने का मन करेगा, थोड़ा सा ये मिठाई भी खाने का मन करेगा। अगर जितना ज़्यादा अगर आप इंक्रीज़ करोगे अपना एक्सपेंडिचर, उतना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा। डिमांड अगर बढ़ जाता है तो इकोनॉमी वैसे भी रिवाइव कर जाएगी। तो दिस इज़ वाई द रीज़न बिहाइंड द डिप्रेशन। वहीं पे देखो कीनेस पॉलिसी जो है वो बेसिकली फॉलो किया गया, द कंसर्न इकोनॉमी जो है वो सक्सेसफुली पुल्ड आउट किया गया फ्रॉम ग्रेट डिप्रेशन। तो उस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 90s मतलब अर्ली 90s में, तो ये जो कीनीजियन पॉलिसी जो है ना ये बहुत कामदायक था, जो बेसिकली सक्सेसफुली पुल डाउन करता है ग्रेट डिप्रेशन जो 1830s के टाइम पीरियड में आया था, ठीक है। अब देखो एज फॉलोज अप द कीनीजियन एडवाइस करता है, मतलब जो एडवाइस है वो बेसिकली ट्रांजेंटिंग इकोनॉमिक पॉलिसी था। जो देखो आपको दो याद रखना है, एग्रीगेट डिमांड पॉलिसी और एग्रीगेट सप्लाई पॉलिसी। जो अगर मान लो डिमांड बढ़ता है तो सेल बढ़ा दो और एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा उससे। और दूसरा है अगर सप्लाई प्राइस अगर आप इंक्रीज़ करते हो तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज जो है बेसिकली विच वेयर टिल डेट बीइंग परचेस्ड बाय द पीपल आर प्राइवेट गुड्स, ठीक है, वेयर सून मेड अवेलेबल बाय द स्टेट फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब देखो एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज जो है वो उस टाइम पीरियड तक
जो परचेज किया जाता था लोगों के द्वारा वो एज इन फ्री में अवेलेबल, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया लोगों को। मोर स्पेयर मनी टू क्रिएट डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज विच वेयर पार्ट ऑफ द मार्केट। मिक्स्ड इकोनॉमी जो है बेसिकली क्या होता है, अराइव्ड ऑन दिस वे एंड द क्लासिकल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो बेसिकली चैलेंज किया गया था। मिक्स्ड इकोनॉमी इसी तरह आ गया था। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना। अब देखो, ऑन द मार्जिन ऑफ डेवलपमेंट गिवन अबव, ये बेसिकली इंटरेस्टिंग है कि डेवलपमेंट जो है स्टेट में उसकी इकोनॉमी में इट वाज प्रोफेसर ऑस्कर लैंग, जिनका टाइम पीरियड 1904 से लेके 1965 था। ये पॉलिश फिलोसोफर थे पोलैंड के who in 1950 suggested that same thing for the socialist economy as Keynes have been had for the capitalist। फिर प्रोफेसर लैंग जो है, ये ऑस्कर लैंग, इन्होंने प्रेस किया कि स्टेट इकोनॉमी फॉर मेनी ऑफ इट्स गुड थिंग्स बट ऑल्सो सजेस्टेड इंक्लूजन ऑफ सम ऑफ द गुड थिंग्स टू द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मतलब बेसिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। उन्होंने एडवाइस किया कि स्टेट इकोनॉमी जो है वो अडॉप्ट करे मार्केट सोशलिज्म। मान लो गवर्नमेंट वाला जो वैसा इकोनॉमी जो गवर्नमेंट हैंडल करती है ना, वो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ कॉइंड बाय हिम मार्केट सोशलिज्म वो अडॉप्ट करे। उसके सजेशन के द्वारा, ऑस्कर के सजेशन के द्वारा, उन वेयर द outrightly rejected by the state economies as such compromises in the socialist economy order was blasphemous। मतलब देखो, इनका आइडिया को बेसिकली अगर आप देखोगे तो वो रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट आइडिया से नहीं पूछेगा। देखो, अब इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है तो अब ये सब पढ़ो, नहीं ऑप्शनल है तो यूपीएससी में सिर्फ आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। स्टेट पीसीएस में या फिर एसएससी सीजीएल में अगर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आता है वो सब सॉल्व करना है तो बेसिकली ये बेस्ट, मैं मतलब जिस तरीके से बता रहा हूँ वो बेस्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड थ्योरीज अगर आप देख सकते हैं तो वेल्थ ऑफ नेशन जो है एडम स्मिथ के था, मनी इल्यूजन जो है वो इरविन फिशर के द्वारा था। ठीक है, देखो जेएम कीन्स जो है ये जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के बारे में बताया इन्होंने। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में अगर मैं बता दूं तो ग्रोथ जो होगा ना वो बेसिकली क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, क्वांटिटी में अब दिखेगा कितना बड़ा हो रहा है, कितना छोटा हो रहा है। वहीं डेवलपमेंट जो होता है ना वो क्वालिटी वाइज देखा जा सकता है। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये आप कैसे, हमको पता होना चाहिए, बहुत थिन लाइन है डिफरेंस में, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए। देखो, टर्म जो है बेसिकली कमिंग फ्रॉम द लाइफ साइंस, ग्रोथ जो है बेसिकली इकोनॉमिक का मतलब देखोगे इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इकोनॉमिक्स में देखो ग्रोथ का मतलब तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है एंड इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स। ठीक है, इकोनॉमिक वेरिएबल्स में बढ़ावा देखना, बढ़ता देखना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम पीरियड में इकोनॉमिक ग्रोथ उसको हम लोग बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ जो है बेसिकली क्वांटिफिएबल है, मैंने बताया ना, वो क्वांटिटी में आप देख सकते हो, दैट इज वन कैन मेजर इट इन एब्सोल्यूट टर्म्स। देखो, आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, आईएमएफ जो होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक जो है वो कंसिडर करता है कि उसका यार्डस्टिक ऑफ डेवलपमेंट आर, मतलब दिस यार्डस्टिक ऑफ डेवलपमेंट जो है वो कोट किया गया है बाय जनरल एम मेयर एंड जेम्स ई रॉ, लीडिंग द इश्यूज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो, ये आपको नहीं जानना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ऑल द यूनिट of measurement may be applied to show its depending upon the economic variable। देखो, ये भी नहीं जानना है। देखो, मैं बताता हूँ आपको क्या कहना है यहाँ पे। देखो, एक इकोनॉमी जो है माइट हैव बीन एबल टू सी ग्रोथ। अगर एक इकोनॉमी को हम लोग देखते हैं नॉर्मली अगर इकोनॉमी को देखते हैं तो हो सकता है उसका ग्रोथ जो हम लोग देख सकते हैं इन फूड प्रोडक्शन ड्यूरिंग ए डिकेड, 10 साल में, विच कुड बी मेजर्ड इन टन्स। तो टन्स आप देख सकते हो, पहला साल उसने 100 किलो, मान लो 100 केजी आम प्रोड्यूस किया, दूसरा साल 200 किलो आम प्रोड्यूस किया। ठीक है, वो देखा जा सकता है ऐसे। ग्रोथ जो है बेसिकली रोड नेटवर्क में भी देखा जा सकता है इन इकोनॉमी, और माइट बी मेजर्ड इन अ डेकेड, 10 साल में। अगर मान लो 10 साल में देखते हैं, सॉरी देखो 10 साल में अगर आप देखोगे तो मान लें इसने 10,000 किलोमीटर रोड बनाया, फिर 20 साल में आप देखोगे तो 20,000 किलोमीटर रोड बनाया, तो कितने की स्पीड से बढ़ते जा रहा है, डबल 2x की स्पीड से बढ़ते जा रहा है। तो वो बेसिकली क्या किया जा रहा है, वो हम लोग मेजर कर ले रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे बेसिकली ग्रोथ के बारे में बता रहा है। ठीक है, सिमिलरली द वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शंस ऑफ इकोनॉमी जो है वो माइट बी मेजर्ड इन द करेंसी टर्म्स, विच मीन्स द इकोनॉमी जो है बोला जा सकता है ग्रो कर रहा है। पर कैपिटा देखोगे, इनकम ऑफ एन इकोनॉमी माइट बी मेजर्ड इन अ मॉनेटरी टर्म्स ओवर अ पीरियड। मतलब इकोनॉमी जो है आप एज इन कैसे मेजर कर सकते हो, नंबर के हिसाब से मेजर कर सकते हो। वी मे से दैट इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बेसिकली क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस है। क्या है, क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस है। कैलकुलेट करते हैं ग्रोथ रेट को, तो ग्रोथ रेट जो है ऑफ एन इकोनॉमी वेरिएबल है, डिफरेंस बिटवीन है किसका, कंसर्न पीरियड जो है कन्वर्ट किया गया इनटू द परसेंटेज फॉर्म्स। जैसे देखो,
ग्रोथ जो है ना वो एनुअल कंसेप्ट है, एक साल में अगर आप देखते हो तो वो एक एनुअल कंसेप्ट है विच मे बी यूज्ड अदरवाइज विद अ क्लियर रेफरेंस टू पीरियड फॉर विच इट इज़ यूज्ड। वो क्यों यूज़ किया जा रहा है। ग्रोथ जो है बेसिकली आप देखोगे तो ग्रोथ इज़ अ वैल्यू न्यूट्रल टर्म। क्या है, वैल्यू न्यूट्रल टर्म है। दैट इज़ यू इट माइट बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ग्रोथ जो है वो जैसे मान लो अगर 10 साल में देख रहे हैं तो कुछ चीज़ मान लो बढ़ रहा है तो कुछ चीज़ मान लो घट भी रहा होगा। ठीक है, मान लो किसी का मान लो 500 टन्स ऑफ मैंगो हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर, और उसके बाद ईयर में मान लो 200 मैंगो हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन दैट आफ्टर, मतलब एक साल के बाद। तो हुआ क्या कि यहाँ पे क्या घट गया है। तो ग्रोथ जो है वो एज इन पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है एक इकोनॉमी में फॉर अ पीरियड। वी जनरली यूज इट इन अ पॉजिटिव सेंस। अगर इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, इकोनॉमिस्ट से यानी इकोनॉमी जो है ग्रो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी इज हैविंग अ पॉजिटिव ग्रोथ, मतलब उसका ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव हो रहा है, बढ़ रहा है वो। अदरवाइज दे यूज द टर्म एज अ नेगेटिव ग्रोथ। वहीं पे इकोनॉमिक ग्रोथ में देखोगे तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एनएसओ जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है, रिलीज करता है क्वार्टरली डेटा 4 बार। ठीक है, Q1, Q2, Q3, Q4। ठीक है, एस्टिमेट्स ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का फ्रॉम जुलाई टू सितंबर वो Q2 होता है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए, जिसमें रियल जीडीपी आप देखोगे तो ग्रो किया है 5.4 के हिसाब से। वहीं पे देखो अगर अब मैं इतना का डेटा सिर्फ इतना बता दूं कि रियल जीडीपी जो है वो 2026 के लिए जो है वो कितना है, एज इन 7% है। ठीक है, अगर आपको याद रखना है कितना है, 7% है रियल जीडीपी। ठीक है, और नॉमिनल देखोगे तो नॉमिनल कितना है, 10% है। सारा मैंने लिखवा दिया है ना। अगर ये दूसरा लेक्चर है तो पहला लेक्चर में मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। डिस्पाइट द, यहाँ पे डिस्पाइट द स्लगिश ग्रोथ ऑब्जर्व इन मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड कॉटनरी सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग में ऐसे देखोगे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना कोई बहुत बढ़िया रहा नहीं है ना। सर्विस सेक्टर जो है वो मेन अभी एज इन कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है, वो रिकॉर्ड कर रहा है ग्रोथ ऑफ 6.2%। कौन सा, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग दिखा रहा था। इस बार का मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ कितना दिखाया है 2026 में, 7%। कितना दिखाया है, 7%। रियल जीडीपी और जीडीपी जो है कांस्टेंट प्राइस Q2 को बताया। तो रियल जीडीपी आपको याद रखना है, मैंने बता दिया आपको 7%, यहाँ पे लिखा भी अभी है ना। देखो नॉमिनल जीडीपी मैंने आपको बता दिया, नॉमिनल जीडीपी कितना है, 10%। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी जो है और जीडीपी एट करंट प्राइस वो कितना है, 10% है। ठीक है, अब चलिए अकॉर्डिंग टू भारत 2025 रियल रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो रेस किया गया है बेस्ड ऑन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड। जो बेस अब देखोगे तो बेस जो है मतलब 2012 है, किसका, कंबाइंड का, मतलब किसका, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, सीपीआई जो 2012 है वो अब चेंज हो गया है। कितना हो गया है, 2022 हो गया है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर में बताया। ठीक है, देखो ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है आपके लिए। देखो बेस ईयर जो है एज इन सीपीआई के लिए 2024 हो गया, सॉरी मैंने 2022 बोली, 24 हो गया। और वहीं पे एज इन जीडीपी के लिए 2011-12 चेंज होकर 2022-23 आ गया है। ठीक है, ये आपको प्लीज़ याद रखना है आपको, है ना। तो हम लोग कहाँ पढ़ा रहे थे, यहाँ पे पढ़ा रहे थे ना। देखो हाँ, यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो चेंज होकर कितना हो गया है, 2000 सीपीआई जो है वो एज इन 2024 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, अब देखो द एवरेज रिटेल रेट वॉज 4.8% बिटवीन द अप्रैल एंड अक्टूबर। ये जानने की जरूरत नहीं है। जीडीपी ग्रोथ देखोगे तो इंडिया का जीडीपी जो है ग्रोथ में 7% है, एट कांस्टेंट प्राइस कितना है, 7% है। ग्रीव एट अ 6%, ये भी जानने की जरूरत नहीं है रेस्पेक्टिवली। जीडीपी जो है वो एक्सपेंडिचर कैटेगरी है, जीडीपी बाई एक्सपेंडिचर कैटेगरी। ठीक है, तो देखो इंडिया का जीडीपी जो है एट कांस्टेंट कितना है, 2011 और 12 के हिसाब से देखोगे तो ये चेंज हो गया है। ठीक है, इंडिया का जीडीपी कैलकुलेशन जो है वो 2022 और 23 हो गया है। मैं लिख दे रहा हूँ 2022 और 23 हो गया है बेस ईयर। ठीक है, आपको ये याद रखना है, 2022-23 हो गया है बेस ईयर। ग्रीव एट 6.7%। तो एक्चुअल में हुआ कितना जीडीपी ग्रोथ, 7% हुआ है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे 7 लिखो, 7%। ठीक है, एंड 5.4% को इतना क्यों लिखना है मुझे समझ में। ऊपर से लूसेंट में देखो, आप पुराना एडिशन देखोगे ना लूसेंट का, तो इसमें उतना दिया नहीं गया है, मैथमेटिकल डेटा नहीं दिया गया। क्यों इस बार इतना दे दिया पता नहीं, और छोड़ना भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। चलो दोनों हो जा रहा है आपका, इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों आपका क्लियर हो जा रहा है इससे। देखो मिक्स्ड इकोनॉमी देखते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी अराइव्ड इन द वे एंड द क्लासिकल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाज चैलेंज्ड बाय इट। ठीक है, देखो ऑन मार्जिंग ऑफ द डेवलपमेंट गिवन अबव, ये बेसिकली इंटरेस्टिंग है कि बताने के लिए कि डेवलपमेंट इन द स्टेट इकोनॉमी ऑफ अ टाइम इट वाज प्रोफेसर ऑस्कर लैंगे इन रिपीट कर गया पेज,
यस, इसको काटो, ठीक है, हो गया इतना। देखो सिग्नल दैट, कहाँ थे हम लोग, देखो 3 व्हीलर फ्रॉम द डिमांड पर्सपेक्टिव, इतना आपको जानना नहीं है। देखो यहाँ पे आप देखते हैं मेजरिंग द सेक्टर्स, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्विस के हिसाब से देखते हैं तो 2025-26 यहाँ पे 2025-26 द इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो ग्रो किया है कितना, 7% के रिस्पेक्ट में इन H1, ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर 2026, ठीक है। ये इतना नहीं जानना है, ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो ग्रोथ है उसका कितना, 7% है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2026 में, बस इतना ही आपको जानना है, ठीक है। जितना जानना है वो मैं बता दे रहा हूँ। सर्विस सेक्टर का ग्रोथ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सर्विस सेक्टर जो है वो कंटिन्यू करता है अपना परफॉर्मेंस इन फाइनेंशियल ईयर 2025, तो सेम है 2026 के लिए भी वही हाल है, अपना परफॉर्मेंस जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। नोटेबली देखोगे ग्रोथ जो है वो Q1 Q2 में वो रिजल्ट करता है 7.1%, लेकिन अभी आप देखोगे तो वो 8.5 या 8.4% के हिसाब से इस बार सर्विस सेक्टर ग्रो किया है, वो आपको दिन पता होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल 2026 के लिए, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा हो गया है, अब हम लोग क्या देखेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखेंगे, ठीक है। देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बेसिकली कंसिडर किया गया एज अ कॉज एंड इफेक्ट फॉर बेटरमेंट ऑफ लाइफ ऑफ अ पीपल, बेटरमेंट ऑफ लाइफ ऑफ अ पीपल के लिए बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग चीज़ है, बेसिकली द रीज़न, मतलब ग्रोथ जो है रीज़न वाई इकोनॉमिस्ट टिल 1950 फेल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 1950 तक वो लोग को पता नहीं चलता था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर क्या है दोनों में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना डेवलपमेंट को क्या बोलता है, देखो दो दे न्यू द डिफरेंस बिटवीन द दिस टर्म, मतलब उनको पता था। इट वॉज ड्यूरिंग 1960 एंड इन द लेटर डिकेड दैट इकोनॉमीज जो है वो क्या करते हैं, केम अक्रॉस मेनी कंट्रीज जहाँ पे ग्रोथ जो है बेसिकली कंपेरेटिवली हायर था, लेकिन क्वालिटी जो ऑफ लाइफ जो था ना कंपेरेटिवली लो था, ठीक है। मतलब ग्रोथ हाई है लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो उतना सही नहीं है। तो धीरे धीरे इकोनॉमिक्स को पता चलता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। जैसे देखो फॉर इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट जो है इंडिकेट करता है क्वालिटी ऑफ द लाइफ, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट जो है ना वो क्वालिटी ऑफ लाइफ है। वहीं अगर आप ग्रोथ देखोगे तो बेसिकली क्वांटिटेटिव फैक्टर है, ठीक है, विच माइट बी सीन इन अकॉर्डेंस विद एन अवेलेबिलिटी ऑफ सो मेनी वेरिएबल्स। जैसे कि देखो कौन सा यहाँ पे वेरिएबल्स के बारे में बता रहा है कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, ये हमारा डेवलपमेंट के बारे में बता रहा है, ठीक है। लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, द एक्सपेंशन एंड रीच ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स, मेडिसिन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन, सैनिटेशन एक्सेट्रा, ये बेसिकली डेवलपमेंट के बारे में बता रहा है। देखो ये है रियल लूसेंट का इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये सब के बारे में डिटेलिंग थोड़ा थ्योरी जो थ्योरेटिकल जो नॉलेज जो है ना वो देता है लूसेंट, उसी के लिए बहुत पॉपुलर है, ठीक है। तो देखो एक एक करके देखते हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को ये क्या बोल रहा है और न्यूट्रिशन वैल्यू को यहाँ पे बोल रहा है। उसके बाद देखो द लेवल ऑफ एजुकेशन के बारे में बोल रहा है। अदर वेरिएबल जैसे कि ऑन विच द क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स में, तो हियर ऑन द बेसिक थिंग्स मस्ट बी केप्ट इन अ माइंड दैट इफ, अगर मासेस जो है मासेस आर टू बी गारंटीड विद अ बेसिक मिनिमम लेवल ऑफ क्वांटिटी जो इन्हांस करता है इनपुट को वो above given variables such as food, health, education, ये बेसिकली किसको बता रहा है, डेवलपमेंट को बता रहा है। इन देयर लाइफ अ मिनिमम लेवल ऑफ इनकम क्या है, अ मिनिमम लेवल ऑफ इनकम हैज़ टू बी गारंटीड फॉर देम, कितना, कुछ भी एक मिनिमम लेवल ऑफ इनकम जो है उनके लिए गारंटीड होना चाहिए। इट मीन्स दैट बिफोर एश्योरिंग डेवलपमेंट वी नीड टू एश्योर ग्रोथ, तो डेवलपमेंट होने से पहले ग्रोथ होना जरूरी है, ठीक है। देखो ये इंपॉर्टेंट बताता है कि डेवलपमेंट होने से पहले ग्रोथ होना जरूरी है, ठीक है। एक गारंटीड कुछ होना चाहिए, गारंटीड इनकम जो है हैज़ टू बी गारंटीड होना चाहिए। हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो क्या रिक्वायर करता है, वो एज इन क्या चाहता है, तो हायर इकोनॉमिक ग्रोथ चाहता है। तो पहले आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तभी आपका डेवलपमेंट बढ़िया से होगा, बट इट डज नॉट मीन दैट हायर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स इन हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हायर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो आपका डेवलपमेंट भी हो ही जाएगा। जरूरी नहीं है ना कि सारे पैसे वाला पार्टी, जितने भी पैसे वाले लोग होते हैं उनके लिए अच्छा एजुकेशन मिलता ही है, ज़रूरी नहीं होता है। तो वही ये कहना चाहता है। और इसका वाइस वर्सा भी नहीं है कि आपके पास अब बहुत डेवलप्ड भी हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है। कन्फ्यूजन जो है बेसिकली अर्ली इकोनॉमिस्ट फेल टू क्लियर, ये वाला क्लियर हो नहीं पाया था। देखिए अब हम लोग ना टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में चले जाते हैं। तो
कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे इकोनॉमी का, तो इकोनॉमी सबसे पहले आप देखो हम लोग पढ़ेंगे अग्रेरियन इकोनॉमी। तो इवन आफ्टर द 7 डिकेड 70 साल बाद भी के इंडिपेंडेंस भी एग्रीकल्चर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया का। 70 साल हो गया, मतलब 70 साल से ज़्यादा हो गया हमारा एज इन क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंस का, लेकिन अभी भी एग्रीकल्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया की इकोनॉमी में। जिसमें अब देखोगे तो एज इन डेटा में तो 54.6% ऑफ द पॉपुलेशन जो है बेसिकली एंगेज है एग्रीकल्चर में और अलाइड एक्टिविटीज़ में। क्या है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में, और पॉपुलेशन जो है 54.6% वो एंगेज है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। और अकॉर्डिंगली देखोगे टू इंडिया 2023 ये बेसिकली कंट्रीब्यूट करता है। अगर इस सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग 54.6% जो है वो इन्वॉल्व है एज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में। लेकिन अगर आप पैसे के हिसाब से देखोगे इंडिया का 2023 के हिसाब से कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना है, वो 17.8% है टू टोटल इंडिया का ग्रॉस वैल्यू एडेड इन द ईयर 2019-20, ठीक है, करंट प्राइस में। वहीं मिक्स्ड इकोनॉमी देखोगे तो इंडिया का इकोनॉमी जो है बेसिकली यूनिक है, ब्लेंड मतलब मिक्स है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। आफ्टर द लिबरलाइजेशन इंडिया की इकोनॉमी जो है इज गोइंग अहेड एज एन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऑफ और मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। वहीं पे डेवलपिंग इकोनॉमी अगर देखोगे तो फॉलोइंग फैक्ट जो है वो बताता है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमी है। अब देखो नेशनल इकोनॉमी देखते हैं, तो अगर हम लोग देखते हैं कि प्रेस नोट के हिसाब से जो कि रिलीज किया गया था 28 फरवरी 2023, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर NSA जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है, तो एस्टिमेटेड GDP ऑफ अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर का कितना है ऑफ 2023, वो कौन बताता है, नेशनल इनकम वही बताता है। देखो यहाँ पे मतलब बताया नहीं है, देखो यहाँ पे देखोगे तो प्रेस नोट बाई 28 फरवरी 2023 ले लिया, यहाँ पर 25 ले लो, ठीक है, 26 ले लो, ठीक है। तो एज इन ग्रोथ कितना हुआ है, 7% हुआ है। GDP ग्रोथ कितना दिखाया गया है, 7% दिखाया गया है, ठीक है, 2026 में, आप ये मान के चलो, ठीक है। लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, अभी भी सेम 2026 में बहुत ज़्यादा हाई है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है इंडिया का मेनली स्ट्रक्चरल है इन नेचर, बिकॉज ये प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है बेसिकली इनएक्टिव है टू क्रिएट अ सफिशिएंट नंबर ऑफ जॉब। मतलब जिस तरह का हम लोग का प्रोडक्शन है, जिस तरह का हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, उस तरह का मतलब मतलब इस तरह का जॉब क्रिएशन जो है अभी इनएडिक्वेट है। देयर इज एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब समझ रहे हो ना, कि लोगों के पास डिग्री है लेकिन काम उस तरह का नहीं है, और अगर काम है तो उस तरह का क्वालिटी ऑफ पर्सन नहीं है। पर्सन यही दिक्कत हो रहा है। अ पर्सन जो है बेसिकली कंसिडर्ड एम्प्लॉयड इफ़ ही और शी वर्क्स फॉर 273 डेज ऑफ अ ईयर फॉर 8 आवर्स एवरी डे। हर दिन 8 घंटा काम करता है, 273 दिन अगर वो लगातार काम करेगा 273 डेज, तो उसको एज एन एम्प्लॉयड घोषित किया जाएगा, ठीक है। वहीं पे सेविंग्स आर लो इन इंडिया ड्यू टू लो नेशनल इनकम। सेविंग जो है वो लो है, ठीक है, लोग कम सेव कर पाते हैं क्योंकि नेशनल इनकम ही कम है, लोगों की इनकम ही कम है, और हाई कंजप्शन एक्सपेंडिचर है और खर्च ज़्यादा है खाना पीना में। उसके बाद लो सेविंग जो है रिजल्ट करता है इन शॉर्टेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शंस का। इंडिया जो है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड में चाइना के बाद, वो लेकिन अब चाइना को सरपास करके आ गया है। अगर 2011 से लेकर 11 के सेंसस के हिसाब से देखोगे तो इंडिया जो है बेसिकली मोस्ट नहीं सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड है। पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है 17.6% के हिसाब से एट अ रेट ऑफ 69%. With this high growth rate of the population, about 1.83 crore new persons are being added to Indian population every year. कितना 1.83 हर साल 1.83 करोड़ 1.83 लाख पॉपुलेशन मतलब पीपल्स आर बीइंग एडेड एवरी ईयर। 2011 के सेंसस के हिसाब से देखोगे ना, टोटल इंडियन पॉपुलेशन जो है वो स्टैंड करता है 121.07 करोड़, जो कि 17.5% है वर्ल्ड का टोटल पॉपुलेशन, और वो मेंटेन करता है टू मेंटेन 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया होल्ड करता है ओनली 2.42 लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, है ना। मतलब देखो 2.42 लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड में क्या हो गया, 2.42 लैंड ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड में कितना लोग रहते हैं 121.07 करोड़, जो कि 17.5% है टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन का, ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना आयरनी। अब देखो क्या क्या चल रहा है। फिर इंडिया जो है लैक करता है हर वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में बेस्ड ऑन मॉडर्न एंड एडवांस टेक्नोलॉजी वाले में, जो बेसिकली फेल्ड है
टू एक्सलरेट द पेस ऑफ डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी, मतलब डेवलपमेंट के हिसाब से उस स्पीड में ये चल नहीं पा रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखोगे जो रिलेट करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर देखोगे तो प्राइमरी सेक्टर मेनली क्या क्या इन्वॉल्व करता है पता है? एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, या फिर क्वेरिंग एक्टिविटीज़ में। वहीं सेकेंडरी जो है वो बेसिकली कंप्राइज करता है इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज एंड कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। वहीं टर्सरी सेक्टर आप देखोगे तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो रिलेट करता है टू द बिजनेसेस, ट्रांसपोर्ट्स, कम्युनिकेशंस एंड ऑल द सर्विसेज। बेस्ट इंडिकेटर देखोगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ऑफ एनी कंट्री इज एज पर कैपिटा इनकम। अब देखो कुछ फैक्टर हैं जो इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी में किसी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देखने के लिए। किसी एक डेवलपिंग कंट्री का मान लो देखते हैं तो सबसे पहले उस कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं, उस कंट्री का कैपिटल गेन कितना है, उसके बाद उसमें स्किल्ड लेबर है या नहीं है, उसके बाद सरप्लस सेल्स ऑफ एग्रीकल्चर है कि नहीं है, जस्टिफाइड सोशल ऑर्गेनाइजेशन मतलब सोशल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है कि या नहीं है, पॉलिटिकल फ्रीडम है कि नहीं, फ्रीडम फ्रॉम करप्शन मतलब करप्शन वहाँ पे नहीं होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज एंड जनरल एजुकेशन लोगों को होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या बताता है, ये क्या दर्शाता है? तो ये सब फैक्टर है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री, मतलब एक कंट्री का डेवलपिंग कंट्री है तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स उस कंट्री में होना चाहिए। दैट कंट्री शुड बी होल्ड दिस काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। उसको देखो होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में देखते हैं तो देखो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है ना वो देता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने कुछ NSO और मॉस्पी पढ़ा था, ठीक है, उससे आप कन्फ्यूज़ नहीं हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि देखो दोनों डेटा अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर ठीक बात नहीं है ना, वो दिक्कत होता है। कहाँ पढ़ा था एज इन देखो फर्स्ट GDP, देखो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस मॉस्पी के अंतर्गत GDP कैलकुलेट होता है और यहाँ पे एज इन होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा होता है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स अगर देखोगे ना तो गुड्स ओनली प्राइस आर ट्रैक्ड, वहीं पे रिपोर्ट जो है पब्लिश किया जाता है मंथली में, लेकिन देखो प्राइमरी आर्टिकल फ्यूल और पावर जो है वो वीकली पब्लिश किया जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स में। ठीक है, अब देखो होलसेल प्राइस इंडेक्स का अगर डेफिनेशन देखोगे तो ये मेजर करता है एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉर बल्क सेल एट अ लेवल ऑफ अर्ली स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन। इंडेक्स जो है बेसिकली इंडेक्स बास्केट ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स कवर्स करता है कमोडिटी फॉलिंग अंडर द 3 मेजर ग्रुप्स, नेमली कौन सा? प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल्स, पावर्स और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। ये सब होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? देखो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है मेजर करता है एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी का प्राइस जो है अगर मान लो चेंज हो रहा है तो होलसेल प्राइस इंडेक्स उसको क्या करेगा? मेजर करेगा। फॉर अ बल्क सेल मतलब बहुत ज़्यादा बल्क में होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिकली प्रोडक्शन साइड्स में ही होना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्शन साइड में बेसिकली होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। ठीक है, तो इंडेक्स जो है बेसिकली ये इंडेक्स करता है बास्केट ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स कवर करता है कमोडिटी फॉलिंग अंडर द 3 मेजर ग्रुप्स। कौन सा? प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल, पावर। वहीं पॉवर्टी ऑफ इंडिया अगर देखो तो पॉवर्टी एस्टिमेट जो है बेसिकली डिराइव किया गया फ्रॉम द हाउस होल्ड कंजप्शन डेटा। तो हाउस होल्ड कंजप्शन डेटा से पॉवर्टी एस्टिमेट एज इन क्या किया गया है? वो डिराइव किया गया है। द वर्ल्ड डेटा जो है वर्ल्ड डेटा लैब मॉनिटर करता है ग्लोबल पॉवर्टी यूजिंग द एडवांस स्टैटिस्टिकल मॉडल। एडवांस स्टैटिस्टिकल मॉडल से एज इन पॉवर्टी एस्टिमेट को एज इन डिराइव किया गया है। अब देखो मेजर करना है पॉवर्टी इंडिया का, तो इंडिया जो है पहला मतलब द फर्स्ट ऑफिशियल रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी लाइन जो है बेसिकली एट नेशनल लेवल वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1979 बाई वाई के अलाग कमेटी के द्वारा। ठीक है, अलाग कमेटी के द्वारा। और ऑफिशियली देखोगे तो ऑफिशियल पॉवर्टी जो है काउंट वो बिगैन फॉर द फर्स्ट टाइम इस टाइम कौन सा? 1979 के टाइम पीरियड में। लेटर 1993 में देखोगे डॉक्टर लद्दाख वाला कमेटी जो है एक्सटेंड करते हैं दिस पॉवर्टी लाइन्स को टू द स्टेट और कवर करते हैं टाइम अलाउइंग ऑफिशियल पॉवर्टी काउंट ओवर द टाइम एंड इट्स स्टेट्स। वहीं पे 2005 में रिकॉग्नाइजिंग दैट द रूरल पॉवर्टी जो है रूरल पॉवर्टी लाइन वॉज टू लो, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया तेंदुलकर कमेटी जो बेसिकली क्या करेंगे? फ्रेश लुक लेंगे पॉवर्टी लाइंस पे और रिपोर्ट करते हैं 2009 में। तेंदुलकर कमेटी का रिपोर्ट जो है रिवाइज करते हैं द तेंदुलकर कमेटी रिवाइज्ड अपवर्ड द रूरल पॉवर्टी लाइन। वहीं पे कंटिन्यू होता है मीडिया क्रिटिसिज्म लेड टू गवर्नमेंट टू अपॉइंट द रंगाराजन कमेटी। तेंदुलकर कमेटी के बाद कौन आता है? रंगाराजन कमेटी आता है 2012 में, जो रिपोर्ट करते हैं जून 2014 को
कमेटी जो है रिकमेंड करता है कि आप कैसे रेज कर सकते हैं फर्दर बोथ द रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी लाइन को, ठीक है, मतलब लोग को कैसे आप ग्रोथ एंड डेवलप कर सकते हैं। डिसीजन जो अभी तक लिया नहीं गया, येट टू बी टेकन बाय रंगाराजन कमेटी रिकमेंडेशन वाला जो डिसीजन अभी तक लिया नहीं गया है। देयरफॉर तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन का जो मतलब तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन मतलब तेंदुलकर कमेटी का जो रिकमेंडेशन जो है ना वो अभी तक भी रह रहा है ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन एंड इज द बेसिस ऑफ करंट ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट इन 1993 से लेकर 1994, 2004 से 2005 और 2011 से लेकर 2012 तक, ठीक है। ये नीति आयोग से सोर्स लिया गया है। अब देखो इंडिया का ट्रायम्फ इन कॉम्बैटिंग पॉवर्टी, इंडिया क्या कर रहा है पॉवर्टी को हटाने के लिए। तो वर्ल्ड बैंक ने एक्नॉलेज किया है इंडिया का डिसिसिव फाइट अगेंस्ट द पॉवर्टी इन इट्स स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ। उसको अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के हिसाब से वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के हिसाब से प्रोपोर्शन ऑफ पीपल जो लेस देन $2.5 कमाते हैं एक दिन में, विच इज़ इंटरनेशनल बेंचमार्क, जो इंटरनेशनल बेंचमार्क है, लिमिट है एक एक्सट्रीम पॉवर्टी लोगों के लिए, मतलब वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो अगर वो $2.15 एक दिन में कमाते हैं तो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन पे नहीं आते हैं। तो बेसिकली देखोगे तो 16.2% था उस तरह का लोग 2011-12 में, वो अब कितना हो गया 2.3% हो गया है 2022-23 में। मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन वाले लोग, एक्सट्रीम पॉवर्टी वाले लोग जो 16.2% थे 2011-12 में, अब वो 2.3% हो गए हैं 2022-23 में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये अच्छी बात है। इन वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट है आफ्टर द डिकेड, इंडिया जो है लिफ्ट करता है 171 मिलियन पीपल्स आउट ऑफ द एक्सट्रीम पॉवर्टी। ये बेसिकली अचीवमेंट जो है बेसिकली क्या है, टेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेता है, कमिटमेंट करता है टू इंक्लूसिव डेवलपमेंट, फोकस करता है बहुत रूरल एंड अर्बन एरियाज में, ठीक है। एक अच्छी बात है कि लोग 2.17% से 2.3% आ गए। दो द टारगेट ऑफ वेलफेयर स्कीम, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड इंक्रीज एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज जो है वर्ल्ड बैंकिंग स्प्रिंग 225 पॉवर्टी एंड फैसिलिटी बिलीफ हाईलाइट करता है कि कैसे इस एफर्ट को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है, मतलब कैसे ये जो वेलफेयर स्कीम, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इंक्रीज एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज जो है ये सिग्निफिकेंटली कैसे इम्पैक्ट करता है लाइफ ऑफ अ मिलियंस, नैरोइंग द पॉवर्टी गैप अक्रॉस द कंट्री। अब ओवरव्यू देखोगे वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी और इक्विटी ब्रीफ पीईबीस को, तो देखो पॉवर्टी और इक्विटी ब्रीफ जो है बेसिकली पीईबीस फॉर द वर्ल्ड बैंकिंग हाईलाइट करता है ट्रेंड्स इन पॉवर्टी, तो पॉवर्टी किस तरह रहा है ऊपर नीचे। ये शेयर करता है प्रॉस्पेरिटी और इनइक्वालिटी फॉर ओवर 100 डेवलपिंग कंट्रीज, पब्लिश करता है ट्वाइस अ ईयर, क्या पीईबीस, ठीक है। तो ये रिपोर्ट जो है बेसिकली क्या करता है ट्वाइस अ ईयर फॉर स्प्रिंग्स एंड एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स और साथ ही साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दिस बिलीव, ये ब्रीफ जो है बेसिकली ऑफर करता है स्नैपशॉट ऑफ द कंट्री पॉवर्टी, कंट्री का पॉवर्टी, इनइक्वालिटी कंटेक्स्ट, इंश्योर करता है पॉवर्टी रिडक्शंस और रिमेन एज अ ग्लोबल प्रायोरिटी। उसके बाद इंडिकेटर जो है कवर करता है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉवर्टी, इंक्लूड करता है रेट ऑफ पॉवर्टी और टोटल नंबर ऑफ पुअर्स यूजिंग बोथ नेशनल पॉवर्टी लाइंस एंड इंटरनेशनल बेंचमार्क, $2.15 फॉर द एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड $3.65 फॉर द लोअर मिडिल इनकम कंट्री एंड $6.85 फॉर द अपर मिडिल इनकम। वहीं पे देखो रूरल और अर्बन पॉवर्टी जो देखोगे तो उसका रिडक्शन में तो वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी और इक्विटी ब्रीफ फॉर द इंडिया जो है वो क्या बताता है, शार्प रिडक्शन है इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, मतलब बहुत ज़्यादा है एक्सट्रीम पॉवर्टी में रिडक्शन, बहुत कम बहुत ज़्यादा हो, मतलब रिडक्शन मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी अब ज़्यादा रहा नहीं। ये बेसिकली ब्रॉड बेस्ड जो कवर करता है बहुत रूरल और अर्बन एरिया को। रूरल एरिया में देखोगे तो एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है वो 18.4% था 2011-12 में, तो 2.8% हो गया है 2023-24 में। और वहीं अर्बन सेंटर्स में देखोगे तो एक्सट्रीम पॉवर्टी जो था वो 10.7% था 2011-12 में, तो 1.1% हो गया है 2022-23 में ओवर द सेम पीरियड। लोअर मिडिल इनकम पॉवर्टी लाइन देखोगे तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है कि वो फाइंड करता है इंडिया जो है उन्होंने स्ट्रॉन्ग गेन किया है रिड्यूस करने में पॉवर्टी एट लोअर मिडिल इनकम लेवल में भी, जो बेसिकली $3.565 है पर डे। तो 3.65 जो $, जो कमाता है वो एज इन लो या मिडिल इनकम पॉवर्टी में नहीं आता है। तो इंडिया का पॉवर्टी रेट देखोगे $3.65 पर डे लाइन फेल्स फ्रॉम 61.8%, मतलब पहले 61.8% जो थे ना लोग इंडिया में वो $3.65 पर डे नहीं कमा पाते थे 2011-12 में, लेकिन अब सिर्फ 28.1% ही वैसे लोग रह गए हैं जो $3.65 जो है नहीं कमा पाते हैं 2022-23 में। लिफ्ट कर रहा है 378 मिलियन पीपल्स आउट ऑफ द पॉवर्टी। रूरल
पॉवर्टी देखोगे वो डिक्लाइन हुआ है, मतलब गाँवी क्षेत्र में, गाँव में कितना हुआ है, तो 69% था पहले 2011-12 में, अब कितना हो गया है 32.2%, 5%। वाइल अर्बन पॉवर्टी जो है वो ड्रॉप होता है 43.5% टू 17.2%। रूरल अर्बन पॉवर्टी गैप, मतलब रूरल में ज़्यादा पॉवर्टी है और अर्बन में कम पॉवर्टी है, वो गैप जो है वो कम हुआ है फ्रॉम 25 टू 15% एज पॉइंट विथ 7% एनुअल डिक्लाइन बिटवीन द 2011 टू 2012 एंड 2020 टू 23। अब देखो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी और रिवाइज्ड एस्टिमेट देखोगे तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से रिपोर्ट जो है, इंडिया जो है वो क्या कर रहा है, सिग्निफिकेंट स्ट्राइड बढ़ रहा है इन रिड्यूसिंग द नॉन मॉनेटरी पॉवर्टी। फिर नॉन मॉनेटरी पॉवर्टी जो है क्या है, ये एक मेजर है बाय मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI, जो बेसिकली कंसिडर करता है फैक्टर जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बता रहा है वो क्या मेजर करता है, तो वो कंसिडर करता है एजुकेशन, हेल्थ, लिविंग कंडीशन डिक्लाइन इन 53.8% 2005-6 टू 16.1% इन 2019-21। मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बताता है कि इंडिया जो है, पहले MPI कितना था इंडिया का 53.8% और अब कितना हो गया 16.4% बाई 2019-21। वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है ना, वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है, वो मेजर करता है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो 15.5% है 2020-23 में, ठीक है, 16.4% था 2019-21 में और 53.8% था 2005-2006 में। ये रिफ्लेक्ट करता है ऑनगोइंग इंप्रूवमेंट इन द लिविंग कंडीशन विद रिवाइज इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। मिनिमम इनकम जो है बेसिकली टू मीट द बेसिक नीड, मतलब सबसे कम से कम पैसा जो आपके बेसिक नीड, मतलब आप नॉर्मल चीज़ को खरीद पाओ। एंड एडॉप्शन ऑफ 2021 परचेजिंग पावर पेरिटी PPP जो है, मतलब कितना आपका दम है, कितना आपके हैसियत है खरीदने के लिए, जो एडजस्ट किया गया है विद डिफरेंस इन लिविंग कॉस्ट बिटवीन द कंट्रीज। द न्यू पॉवर्टी रेट, द नया पॉवर्टी रेट फॉर ईयर 2022-23 जो है वो एक्सपेक्ट किया गया है कितना 5.3%, और एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है फॉर द एक्सट्रीम पॉवर्टी और 23.9% है फॉर लोअर मिडिल इनकम पॉवर्टी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी कितना है 5.3% और वो 23.9% जो वो कितना है, वो मिडिल इनकम पॉवर्टी इतना है इंडिया के पॉपुलेशन में। इंडिया का कंजप्शन जो है वो बेस्ड है गिनी इंडेक्स इंप्रूव करता है, मतलब इंडिया का कंजप्शन बेस्ड गिनी इंडेक्स जो है, ये क्या हो गया, चलो कोई नहीं। इंडिया का कंजप्शन जो है वो बेस्ड है गिनी इंडेक्स में वो कैसे इंप्रूव हुआ है, तो इम्प्रूव्ड फ्रॉम 28.8% इन 2011-12 टू 25.5% इन 2020-23, जो इंडिकेट करता है रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटी। मतलब गिनी कोएफिशिएंट क्या है, इनकम की इनइक्वालिटी को दर्शाता है कि बड़े लोग, मतलब टॉप 3%, देखोगे टॉप 3% के पास लगभग 90% ऑफ वेल्थ है इंडिया का। तो ये गिनी कोएफिशिएंट जो है ना, 0 to 1 बताता है, अगर 0 है तो सबसे अच्छा है, 1 है तो सबसे खराब है, वही बताता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स देखते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स ट्रेंड्स देखते हैं। तो देखो हुआ क्या है कि इंडिया जो है विटनेस करता है पॉजिटिव ट्रेंड इन एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, ग्रोथ पर्टिकुलरली इन सिंस 2021-22 विद अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया। ग्रोथ और डेवलपमेंट देखा गया है एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो है बेसिकली आउटपास करता है वर्किंग एज को सिंस 2021-22 विद राइजिंग एम्प्लॉयमेंट रेट्स एंड स्पेशली अमंग द वीमेंस। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जो है बेसिकली 6.6% के हिसाब से डाउन हुआ है। वहीं पे रीसेंट डेटा जो है इंडिकेट करता है कि शिफ्ट ऑफ मेल वर्कर जो है रूरल टू अर्बन एरिया फॉर फर्स्ट टाइम सिंस 2018-19, वाइल रूरल फीमेल जो है, मतलब गांवी क्षेत्र में जो फीमेल जो है उनका एम्प्लॉयमेंट जो है एग्रीकल्चर में वो बढ़ा है, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं। रीसेंट डेटा क्या इंडिकेट करता है कि शिफ्ट हुआ है मेल वर्कर फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2018-19। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है बेसिकली बढ़ा है और पर्टिकुलरली अमॉन्ग द रूरल वर्कर विमेन कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को। इंडिया क्या कर रहा है, रिमार्केबल प्रोग्रेस कर रहा है पॉवर्टी रिडक्शन में, गरीबी को डाउन करने में, हटाने में ओवर द पास्ट डिकेड। स्प्रिंग्स ऑफ 2025 वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ करता है हाईलाइट दिस अचीवमेंट्स। अब देखो अगर मान लो PIB के हिसाब BPL देखते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, अकॉर्डिंग टू रंगाराजन कमेटी 30.98% पीपल जो है वो रूरल एरिया में और 26.4% इन अर्बन एरिया, मतलब शहर में
कंपेयर टू 25.7% एंड 13.7% रिस्पेक्टिवली एज पर तेंदुलकर मेथोडोलॉजी वेयर बिलो द पॉवर्टी लाइन इन 2011-12। ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे थे इतना लोग, 26% और 30.9%। उसके बाद देखो अराउंड 22% इंडियन जो है वो लिव बिलो पॉवर्टी लाइन। आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिविंग इन द रूरल पार्ट ऑफ द कंट्री, 25.7% ऑफ देम इज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन अकॉर्डिंग टू आरबीआई। इन द अर्बन एरिया 13.7% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो कहाँ रहते हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, कमेटी ऑन पॉवर्टी इंडेक्स देखोगे तो पॉवर्टी को नापने के लिए कुछ कुछ कमेटी बनाया गया था। तो प्लानिंग कमीशन जो वर्क करता था ईयर 1962 से, वीएम डांडेकर एंड एन रथ जो ईयर 1971 से था। फिर सेपरेट कमेटी 1979 को सेटअप किया गया था। लग्दावाला कमेटी 1993 को सेटअप किया गया था। तेंदुलकर कमेटी 2009 को, और रंगाराजन कमेटी जो है वो 2014 को एज इन सेटअप किया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा पहला लेक्चर। ठीक है, आई होप दैट आपको ठीक लगा होगा। नेक्स्ट में हम लोग एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर को पढ़ेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर। देखो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का मतलब आपको पता चल रहा है, एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, और उसके साथ जो उसे जुड़े हुए सेक्टर्स होंगे ना एग्रीकल्चर के साथ, ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर जो है बेसिकली ग्रो करता है एट एन एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 4.6%। तो एवरेज आप देखोगे इंडिया का एग्रीकल्चरल सेक्टर, उसका ग्रोथ कितना है, कितना स्पीड से ये बढ़ रहा है, तो 4.6% ड्यूरिंग द लास्ट 6 ईयर। साथ ही साथ 3% से ग्रो किया है 2021-22 में, और कंपेयर टू 3.3% ये ग्रो किया था 2021 में। 2021 में आप ऐसे बोल सकते हो ये कोविड का टाइम पीरियड था ना, इसीलिए यहाँ पे इतना 2021 में आप देख सकते हो ये 3.3 का स्पीड से ग्रो हुआ है। उसके बाद रिसेंट ईयर में देखोगे तो इंडिया जो है वो रैपिडली एमर्ज हुआ है एज अ नेट एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर मतलब हम लोग अपना सामान जो है, बना हुआ सामान दूसरे देश, दूर दराज में, मतलब देश में हम लोग भेजते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सपोर्टर है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। और 2020-21 में देखोगे तो एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर और उसके साथ जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स है ना एग्रीकल्चर के साथ, जैसे देखो एग्रीकल्चर के साथ मान लो अगर आप इमेजिन देखो यहाँ पे इंडिया में मान लो नारियल पानी है, तो नारियल पानी में अब बॉटल में भी आने लगा है। ठीक है, तो उसके साथ वो वाला बॉटल मतलब नारियल पानी जो बॉटल में आ रहा है उसमें क्या क्या लागत है, बॉटल वाला जो फैक्ट्री है वो बॉटल बना रहा होगा, पैकेजिंग है वो पैकेज कर रहा होगा, उसमें जो रैपर है रैपिंग वाला वो अलग प्लास्टिक यूज़ करता होगा, तो उसके साथ वो लोग का भी जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, वही बता रहा है कि एग्रीकल्चर एलाइड प्रोडक्ट जो है इंडिया में वो कितना स्पीड से ग्रो किया है, 18% से ओवर द प्रीवियस ईयर। अब देखो 2021-22 में देखोगे तो एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट जो है वो एट इट्स टाइम ऑफ हाई, मतलब कितना $50 बिलियन के हिसाब से ग्रो किया है। आपको बिलियन ट्रिलियन समझ में आता है? जिस देखो हम लोग इंडिया में क्या करते हैं, 2-2 जीरो करके चलते हैं। ठीक है, ये मान लो 100 हो गया, फिर ये हो गया क्या 10,000, फिर ये क्या हो गया लाख हो गया, 10 लाख हो गया। उसी तरह लोग क्या करते हैं ना, देखो 3-3 जीरो लेके चलता है वो लोग। ठीक है, बिलियन ट्रिलियन, बिलियन ट्रिलियन, इस तरह करके चलता है। ठीक है, तो आपको वही याद रखना होगा, ये आपको समझ में आना चाहिए थोड़ा सा। तो $50 50.2 बिलियन। अब देखो भारत, एज पर भारत 2025, ये भारत जिसे देखो हम लोगों ने भारत के बारे में पढ़ा था, तो ये बेसिकली ये भारत जो है 2025 में आया था। ठीक है, तो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का अकाउंट अब देखोगे तो कितना है, 18.4% है, और इंडिया का GVA है वो। ठीक है, GVA मैंने आपको बताया था। ठीक है, माइनस नेट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। ठीक है, GDP प्लस माइनस नेट टैक्सेस प्लस सब्सिडी एट अ करंट प्राइस ड्यूरिंग 2020-23। एग्रीकल्चर जो है बेसिकली अकाउंट करता है फॉर अबाउट 1/7, कितना 1/7 ऑफ द GDP एंड प्रोवाइड करता है सस्टेनेंस टू नियरली 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब देखो अगर आप देखोगे ना 1/7 है GDP का, 1/7 गुना है GDP का एग्रीकल्चर, लेकिन वहीं एम्प्लॉयमेंट देखोगे तो 2/3 है टोटल पॉपुलेशन का। मतलब समझ रहे हो कितना लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। यही ये कह रहा है यहाँ पे, वही कहा गया है कि 1/7 है GDP का, लेकिन प्रोवाइड करता है सस्टेनेंस कितना 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन का। ठीक है, आगे यहाँ देखते हैं ग्रोथ ड्रिवन जो एग्रीकल्चर के द्वारा हुआ है और सर्विस सेक्टर में क्या इफेक्ट रहा है एज एन एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो अब देखोगे 6.2% के हिसाब से ग्रो हुआ है इन H1। ठीक है, पहला क्वार्टर में एज इन फाइनेंशियल ईयर 2025 में। आप इसी के आसपास ले लोगे। ठीक है, 6.2 या फिर अप टिल 6.5 इतना ले लो, 2026 में इतना हुआ है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम देखा गया है इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये फाइनेंशियल बेसिकली देखो ये पूरा ना ये उससे रिलेट कर दिया है, मतलब बजट से। ठीक है,
उस पर्टिकुलर ईयर से रिलेट करके पढ़ा रहा है, ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर का देखो वो क्या करता है, एग्रीकल्चर और सर्विसेज सेक्टर जो है वो एज एन ग्रोथ ड्राइवर है ड्यूरिंग दिस पीरियड। ग्रोथ ड्राइवर मतलब कौन ड्राइव कर रहा है गाड़ी में, अगर देखोगे बस में ड्राइवर बस को चलाता है तो सारे बच्चे उसी के साथ साथ जाते हैं, तो वही यहाँ पे कह रहा है कि हमारा इकोनॉमी जो है ना मेनली एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर से ही चल रहा है, ठीक है, मेनली नहीं मतलब सिर्फ नहीं, मेनली है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ये कहना चाहता है। इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल प्रोस्पेक्ट्स देखोगे तो एग्रीकल्चर का ग्रोथ जो है वो स्टेडी रहा है, कितना रहा है, नॉर्मल रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर 25 में देखोगे तो Q2 जो रिकॉर्डिंग जो है वो 3.5% है, जो मार्क करता है इंप्रूवमेंट ओवर द प्रीवियस 4 क्वार्टर्स। उसके बाद हेल्दी खारीफ प्रोडक्शन अबव नॉर्मल मानसून और एन एडिक्वेट रिजर्वायर लेवल सपोर्ट करता है एग्रीकल्चरल ग्रोथ को, ठीक है। अब देखो फूड ग्रेन प्रोडक्शन के बारे में देखते हैं, तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करता है 265.05 मिलियन टन से, कितना, 265.05 मिलियन टन से इन 2013-14, जो रिकॉर्ड करता है कितना, 328.85 मिलियन टन्स इन 2023-24। हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन आप देखोगे तो कितना है, तो 352.23 मिलियन टन्स, जो बेसिकली देखोगे ये 1/3 है एडवांस एस्टिमेट का, ये भारत 2025 में ये दिया गया था, ठीक है। अब देखो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट किसको घोषित किया गया है, देखो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA अपने 75th सेशन ड्यूरिंग द मार्च 2021 डिक्लेयर करता है कि 2023 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट रहेगा। कब रहेगा, 2023 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट रहेगा। मिलेट जो है बेसिकली स्मार्ट फूड है विथ हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड आर क्लाइमेटिक रेजिलियंट। क्लाइमेटिक रेजिलियंट मतलब इसको जल्दी, मतलब ये क्लाइमेट के कारण, मतलब क्लाइमेटिक इफेक्ट के कारण जल्दी मरता नहीं है, और एलाइड एंड अलाइंस विद द सेवरल UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ इसका बहुत सारा एज इन कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर जाता है, ठीक है। अब देखिए कुछ हम लोग ना एज इन कुछ स्कीम्स के बारे में पढ़ लेते हैं, तो मतलब स्कीम्स योजना है ना, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये तो ये यूनिवर्सल है, ठीक है, ये आप 25 में पढ़ो या 28 में पढ़ो या 2030 में पढ़ो, बात बराबर है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्कीम है। देखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो लॉन्च किया गया था 2016 के खरीफ, मतलब इन 2016, जिसमें खरीफ सीजन टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवरेज, ठीक है, जो जो मतलब एज इन प्रोडक्ट जो है, मतलब जो एग्रीकल्चरल आइटम जो खरीफ सीजन में ग्रो करते हैं ना, तो उनको क्या दिया जा रहा है, एग्रीकल्चरल एज इन कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस दिया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा खरीफ सीज़न का मतलब देखो, जैसे देखो यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे और सही से लिखना चाहिए, देखो जून और अक्टूबर, जून से लेके कभी कभी ना, हाँ, जून से लेके अक्टूबर में वैसा जो क्रॉप जो ग्रो किया जाता है ना इस टाइम पीरियड में, तो वो खरीफ सीजन बोलते हैं। तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस दे रहे हैं, कवर कर रहे हैं फार्मर्स को इन अ केस ऑफ क्रॉप फेलियर, अगर किसी कारणवश अगर क्रॉप फेल कर जाता है, मतलब फेल इज इन द केस मान लो वो मर जाता है, ठीक है, और उतना प्रोडक्टिविटी उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता जितना हम लोग चाहते हैं, जितना उपजाऊ नहीं हो पाता जितना हम लोग चाहते हैं, तो हेल्प करता है स्टेबलाइज करने के लिए उनके इनकम को, फार्मर के इनकम को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है करेंटली क्या करता है, फर्स्ट लार्जेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो क्या है वो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ फार्मर एनरोलमेंट, फार्मर क्या करेगा, एनरोल करेगा, अपने आप को वहाँ पे जाके दाखिल करेगा, बताएगा। एवरेजिंग 5.5 करोड़ ऑफ एप्लीकेशंस, कितना एप्लीकेशन है, 5.5 करोड़ है एप्लीकेशन एवरी ईयर। ये आया कब था, 2016 में, मेनली खरीफ सीजन के लिए है, लेकिन अभी सबके लिए हो गया है, ठीक है। देखो 5.5 करोड़ एप्लीकेशन जो है हर साल आता है, ये याद रखना है। एंड थर्ड लार्जेस्ट इन द टर्म्स ऑफ प्रीमियम रिसीव, तो कितना प्रीमियम रिसीव मिलता है, तो उसमें ये थर्ड लार्जेस्ट है। स्कीम जो है क्या करता है, प्रॉमिस करता है कि मिनिमल फाइनेंस बर्डन जो है फार्मर में, विद अ फार्मर पेइंग ओनली 1.5% एंड 2% ऑफ टोटल प्रीमियम फॉर द रेबी एंड खरीफ सीजन रिस्पेक्टिवली। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बियर करता है मोस्ट ऑफ द प्रीमियम कॉस्ट। तो प्रीमियम कॉस्ट कौन करेगा, मतलब जो एज इन ब्याज दर जो होता है ना, वो कौन मतलब देगा, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट देंगे। ड्यूरिंग द लास्ट 6 ईयर, पिछले 6 सालों में देखोगे तो इम्प्लीमेंटेशन फार्मर पेड अ प्रीमियम ऑफ ₹25,186 करोड़ एंड रिसीव्ड अ क्लेम ऑफ अमाउंटिंग 1.2
लाख करोड़, मतलब इतना प्रीमियम दिया है कि आप कुछ प्रीमियम दीजिएगा तभी तो आपको इंश्योरेंस स्कीम मिलेगा ना। तो लगभग 25,186 करोड़ जैसे ये प्रीमियम दिया गया है। और देखो यहाँ पे ऐसे 5 गुना ज़्यादा 1.2 लाख करोड़ जो है अक्टूबर 2022 में आप देखोगे इतना अमाउंट एज इन इनको क्लेम के तौर पे मिला है। फिर उसके बाद अलाइड सेक्टर जैसे कि हॉर्टिकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फल फूल हो गया ना, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, फल फूल वाला हो गया, एनिमल हस्बेंड्री मतलब उससे कुछ अगर मान लो कुछ उपजाऊ निकल रहा है तो डेयरी फिशरीज हो गया, वो बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इम्प्रूविंग द ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस और न्यूट्रिशंस टू द रूरल मासेस। फिर कॉमर्शियल क्रॉप देखोगे तो कॉमर्शियल क्रॉप में से हम कौन सा जिसमें जो हम लोग बेचते हैं, हम लोग खा नहीं सकते हैं लेकिन ऐसे पैसा कमाने के लिए बेच सकते हैं, जैसे देखो ऑयल सीड क्रॉप सरसों हो गया, शुगर क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, नार्कोटिक क्रॉप्स, बेवरेज क्रॉप्स, ये सब जो होता है ना वो कॉमर्शियल क्रॉप्स होता है। ये वैसा क्रॉप होता है जो बेसिकली प्रोड्यूस किया जाता है ट्रेड पर्पसेस के लिए, ठीक है, लेन देन के लिए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, एंड नॉट फॉर सेल्फ कंजप्शन, खुद के खाने के लिए नहीं। जैसे कि राइस हो गया, मतलब मेज़ हो गया, वीट हो गया, ठीक है, वो सब जो होता है वो सेल्फ कंजप्शन के लिए भी होता है और बेचने के लिए भी होता है, लेकिन ये सब मेनली बेचने के लिए होता है। ये इंक्लूड करता है, मान लो आप एक दिन में कितना ही चीनी खाओगे, 2 टीस्पून, 3 टीस्पून, 4 टीस्पून, इससे ज़्यादा क्या खाओगे, तो वो ही कह रहा है ना इसको आप खाने के लिए नहीं रख सकते हो। तो ऑयल सीड हो गया, क्रॉप हो गया, शुगर क्रॉप्स हो गया, ये सब बेसिकली कमर्शियल क्रॉप है। फंक्शन देखोगे एग्रीकल्चर कॉस्ट और प्राइस कमीशन का ACPC जो है ये है क्या, डिसाइड करता है MSP कितना, MSP कितना देंगे हम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑन अ बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट के बिहाफ में कितना देंगे। अब देखते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है। ये बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा ना हर साल अनाउंस किया जाता है, ठीक है, कि प्राइस जो है एट विच गवर्नमेंट जो है वो रेडी है कि परचेस करते हैं आपका क्रॉप। देखो मान लो किसान जो है ना पूरा इसके पास 100 एकड़ का ज़मीन है, ठीक है, और वो क्या करता है 100 एकड़ में पूरा में ऐसे वो क्या करता है धान लगा देता है, राइस लगा देता है, ठीक है, या फिर वीट लगा देता है, कुछ भी लगा देता है। तो अब वो उतना तो उपजाऊ हो गया है, लेकिन अब देखो जितना लागत है मान लो उसको खर्चा हुआ है मान लो 1 लाख रुपीज़, ठीक है, और लेकिन जब वो उसको बेचने जा रहा है तो उसको मिल रहा है सिर्फ 75,000 रुपीज़। तो अब हुआ क्या कि इसको 25,000 एज इन क्या हो गया, इसको एज इन घाटा सहना पड़ेगा। तो ये किसान तो अब इसको नहीं बेचेगा, मतलब बाहर मार्केट में नहीं बेचेगा। तो उस तौर पे गवर्नमेंट स्वयं आएगी कि वी विल कम एंड वी विल बाई योर क्रॉप्स, हम लोग आपका क्रॉप बाई करेंगे जितना भी आपको खर्चा हुआ है एंड एट मार्केट रेट से कुछ ऊपर रहेगा या फिर मार्केट रेट में हम आपका बाई कर लेंगे और एज इन आपको एज इन वो पैसा वापस दे देंगे, मतलब वो पैसा जो है मतलब जो आपका कमाई आपको दे देंगे हम। अब देखो सेकंड थॉट आता है कि ठीक है गवर्नमेंट लेके करेगी, खुद तो खाएगी नहीं। देखो गवर्नमेंट लेगी फिर उसको ना मिड डे मील स्कीम होता है, ठीक है, उस तरह का जितना भी स्कीम होगा ना उसमें बेसिकली यही सब चावल को यूज़ करती है, ठीक है, मतलब मन में आता होगा, मैं जब छोटा तो समझ में नहीं आता गवर्नमेंट इतना आखिर लाती कहाँ है, कहाँ से है इतना चावल दाल। तो यही है कि ये बेसिकली फार्मर से ही खरीदती है ना। तो ये बेसिकली अनाउंस किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा इन द प्राइस एट विच द गवर्नमेंट इज रेडी टू परचेज द क्रॉप फ्रॉम द फार्मर, और डायरेक्टली अगर क्रॉप का मतलब क्रॉप का प्राइस जो है वो फॉल बिलो द मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो जाता है। स्वीट रिवॉल्यूशन देखते हैं तो कीपिंग इन द व्यू ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बी कीपिंग, स्वीट जैसे हनी आप मान सकते हो, ठीक है, तो बेसिकली पार्ट है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का IFS का, जिसमें आप देखोगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है अप्रूव करता है एलोकेशंस ऑफ 500 करोड़ फॉर नेशनल बी कीपिंग, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, कि देखो यहाँ पे मतलब मधु है ना हनी है, तो गवर्नमेंट अप्रूव करता है लोकेशन कितना 500 करोड़ रुपया। तो उसमें ऑफ नेशनल बी कीमिंग एंड हनी मिशन NBHM फॉर 3 ईयर्स 2020 से लेके 2023 तक मिशन जो है अनाउंस किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ ANB स्कीम। क्या ANB स्कीम, जिसमें से NBHM जो है, ठीक है, NBHM जो है इसका एम क्या है कि आप ओवरऑल प्रमोशन और डेवलपमेंट ऑफ द साइंटिफिक बी कीपिंग जो है इन कंट्री में अचीव करना है गोल। तो स्वीट रिवॉल्यूशन उसको हम लोग बोले हैं, ठीक है, मतलब हनी बी का ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बेसिकली एक स्वीट रिवॉल्यूशन लेके आए हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोत्साहन कर रहा है, जो बेसिकली इंप्लीमेंट किया गया थ्रू नेशनल बी बोर्ड NBB के द्वारा। ब्लू इकोनॉमी बेसिकली ये फिशरी से रिलेटेड होगा। तो देखो February 1, 2024 को इंटरिम बजट जो है 2024 में, इंटरिम बजट आपको पता है ना क्या होता है, नहीं पता तो प्लीज़ को पढ़ो आप, ठीक है।
अगर मैं सारा चीज़ समझाने लगा तो फिर इकोनॉमिक्स का वो बात ही नहीं रहेगा ना। देखो इंटरिम बजट 2024 को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो हाईलाइट करता है कि प्रोडक्शन की प्रमोशंस ऑफ ब्लू इकोनॉमी 2.2, मतलब ब्लू इकोनॉमी पहले भी चला है, ये दूसरा है 2.0 है। अब देखो ब्लू इकोनॉमी 2.0 जो है ये इम्फेसिस करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल एक्वाकल्चर, मतलब कोस्टल रीजन में ना एक्वाकल्चर को आप कैसे बढ़ावा दे सकते हो और उसको कैसे लाइफ वहाँ पे एज इन फिश का कोस्टल रीजन में सस्टेन कर सकोगे, मतलब लाइफ जो है मछली का वहाँ पे अच्छे से मतलब कर सकोगे, मछली मर ना जाए, मतलब बेसिकली मछली पालन एज इन हिंदी में इफ यू आर सेइंग दैट। ओके, एक्वाकल्चर, मेरीटाइम, ट्रांसपोर्ट, रिन्यूएबल एनर्जी, टूरिज्म एक्सेट्रा जो है पिलर है ब्लू इकोनॉमी का। समझ में आ रहा है? एक्वाकल्चर, मेरीटाइम, ट्रांसपोर्ट, रिन्यूएबल एनर्जी, टूरिज्म एंड पिलर ऑफ ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी 2.0 जो है उसका प्रायोरिटी देखोगे तो सस्टेनेबल और क्लाइमेटिक रेजिलिएंट एक्टिविटी होना चाहिए, साथ ही साथ फोकस होना चाहिए बैलेंस अप्रोच बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब इन्वायरमेंट को भी मरते नजर रखते हुए आपको पैसा कमाना है, ठीक है, सिर्फ पैसा कमाना एक मोटो नहीं होना चाहिए। अब देखो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से देखोगे ना तो ब्लू इकोनॉमी जो है बेसिकली सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज है, मतलब ओशियन में जैसे फिश हो गया, ठीक है, या फिर मान लो आप उसे रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर निकाल रहे हो, ठीक है, तो उससे जो भी एनर्जी निकल रहा है, विंड एनर्जी मान लो शीशोर के पास आप लगा रहे हो, तो जो भी एनर्जी निकल रहा है ना उसको आप एज एन सस्टेनेबल यूज़ करोगे, ठीक से यूज़ करोगे ऑफ ओशन रिसोर्सेज फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ, इम्प्रूव लाइवलीहुड एंड जॉब वाइल प्रिजर्विंग द हेल्थ ऑफ एन ओशन इकोसिस्टम। अब देखो एक्वाकल्चर प्रोडक्शन बोर्ड में देखोगे तो बेसिकली बोर्ड जो है बेसिकली कॉफ़ी बोर्ड जो है इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु है, प्लीज़ याद रखोगे, ये कॉफ़ी एक्ट 942 के तहत आया था। रबर बोर्ड जो है वो कोटायम केरला में है, ये रबर एक्ट ऑफ केरला 1947 में आया था। टी बोर्ड जो है उसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में है इसका हेडक्वार्टर, टी एक्ट 1953 के अंतर्गत ये आया है, ठीक है। कॉफ़ी का कहाँ हो गया? बेंगलुरु। रबर का कहाँ हो गया? कोट्टायम। टी का कहाँ हो गया? कोलकाता। और टबैको कहाँ हो गया? गुंटूर। उसके बाद स्पाइस ऑफ बोर्ड जो द स्पाइस बोर्ड वो कोची केरला में है, स्पाइस एक्ट 1986 के तहत उसको सेटअप किया गया है। नेशनल मीट एंड पोल्ट्री ये दिल्ली है, 26 दिसंबर 2018 को इसको बेसिकली सेटअप किया गया था। और इंडियन ग्रेप प्रोड्यूसिंग प्रोसेसिंग बोर्ड ये पुणे महाराष्ट्र में है, ये 2 जनवरी 2009 को आया था, ठीक है। अब देखो अब हम लोग अलाइड सेक्टर देखते हैं, तो देखो अलाइड सेक्टर में उस एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन सा सेक्टर है, तो अलाइड सेक्टर जो है इंडियन एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री और लॉगिंग एंड फिशिंग एंड एक्वाकल्चर जो है ग्रेजुअली क्या हो रहा है, बिकमिंग अ सेक्टर ऑफ बॉयंट ग्रोथ। बॉयंट ग्रोथ मतलब बहुत उछाल मार रहा है, मतलब बहुत तेजी से वो ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। बॉयंट ग्रोथ एड अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ बेटर फार्म इनकम, मतलब बढ़िया है एज सोर्स है पैसा कमाने के लिए फार्म इनकम में, ठीक है। एलाइड सेक्टर के बारे में बता रहा है। लाइफ स्टॉक सेक्टर देखोगे तो वो CAGR के हिसाब से देखोगे तो कितना ग्रोथ हुआ है? 7.9%। CAGR के हिसाब से देखोगे तो कितना है? 9%। वहीं आप आगे देखोगे तो बेसिकली देखो CAGR का अगर मान लो फुल फॉर्म आपको पता होगा तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए सब। देखो उसके हिसाब से देखोगे 7.9% है ड्यूरिंग 2014-15 टू 2020-21, 5 साल के भीतर देख रहा है कांस्टेंट प्राइस में। और साथ ही साथ इसका कंट्रीब्यूशन देखोगे, यहाँ ऑन हो गया, सी छूट गया होगा। कंट्रीब्यूशन देखोगे एग्रीकल्चरल में तो GVA में तो उसका कितना है, इंक्रीज हो गया है 24.3% से, जो 2014-15 में था तो 30% हो गया 2020-21 में था, हो गया है। उसके बाद देखो एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट देखोगे फिशरी सेक्टर का तो 7% है सिंस 2016-17, ठीक है। ये बेसिकली आपको अगर आप UPSC का मेंस या फिर स्टेट PCS का मेंस दे रहे हो ना तो वो उसमें आपको ये सब डेटा लिखने के लिए काम आएगा, है ना। तो 7% सिंस 2016-17 एंड हैज़ अ शेयर ऑफ अबाउट 6.7% इन टोटल एग्रीकल्चरल GVA। उसके बाद हायर ग्रोथ रेट देखा गया है, हायर ग्रोथ रेट इन अलाइड सेक्टर कंपेयर टू देखोगे तो क्रॉप सेक्टर का, जो है ऑब्वियस इम्प्लीकेशंस इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मर इन टोटल एग्रीकल्चरल GVA। उसके बाद यहाँ देखो आगे देखते हैं डेयरी सेक्टर जिसके बारे में हम लोग देखते हैं, ये बेसिकली मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट है ऑफ लाइफ स्टॉक सेक्टर, जिसमें एम्प्लॉइंग मोर देन 8 करोड़ फार्मर डायरेक्टली हो गया, मतलब डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट लगभग कितना फार्मर को दे रहा है ये। देखो ये सब डेटा ना बहुत इंपॉर्टेंट, आपको आंसर राइटिंग में बहुत काम आएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने सोचा था कि इकोनॉमिक्स का भी इकोनॉमिक का भी मैं ये लूसेंट ले आऊँ, है ना। देखो लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है डेयरी सेक्टर जो है वो कितना दे रहा है लगभग एज इन फार्मर के लिए, मतलब एम्प्लॉयमेंट कितना दे रहा है, तो 8 करोड़ दे रहा है एंड इन मोस्ट प्रोमिनेंट एग्रेरियन प्रोडक्ट है। फिर अदर लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट जैसे कि एग हो गया, मीट हो गया, ये भी एज एन इम्पॉर्टेंट ग्रोइंग
सेक्टर बन गया है। वाइल इंडिया का रैंक देखोगे मिल्क में तो फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट है इन मिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, और रैंक जो है थर्ड है एग प्रोडक्शन में, और 8 है मिल्क और 8 मीट प्रोडक्शन में, ठीक है। फर्स्ट है मिल्क प्रोडक्शन में, थर्ड है एग प्रोडक्शन में, ठीक है, और 8th है इन मीट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। अब देखो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के हिसाब से देखोगे तो ये बेसिकली NFSA का काम क्या है, ये बेसिकली प्रोवाइड करता है फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन ह्यूमन लाइफ साइकिल, ठीक है। मतलब क्या आपको खाना है क्या नहीं खाना है, आपके ह्यूमन लाइफ साइकिल में कौन सा न्यूट्रिशनल आइटम आपको ज़्यादा खाना है वो बताता है, इंश्योर करता है, एसेस करना है, मतलब आपको मिल पाए एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी फूड आपको बेसिकली मिल पाए एट एन अफोर्डेबल प्राइस द पीपल टू लिव अ लाइफ विद अ डिग्निटी, मतलब एज एन अफोर्डेबल साइड में मिल पाए, ठीक है। एक्ट जो है बेसिकली नोटिफाई किया गया था 10/9/2013 को, प्रोवाइड्स फॉर द कवरेज ऑफ अप टू 75% ऑफ टोटल रूरल एंड अप टू 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, लगभग इतना ही कवर करता है। वहीं पे देखोगे फॉर रिसीविंग द सब्सिडीज फ्रॉम फूड ग्रेन अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब ये कहता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो लगभग 75% जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं और 50% जो अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं ना, वो एज इन क्या है, वो रिसीव करते हैं TPDS, मतलब टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कवर करता है अबाउट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन। एक्ट जो है बेसिकली आप देखोगे तो ऑल्सो ले द स्पेशल फोकस ऑन न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू वुमेन एंड चिल्ड्रेन। अब देखो क्रेडिट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन एक्चुअल में क्या फ़ायदा करवाया है क्या नहीं करवाया वो देखते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में देखोगे ना तो बेसिकली एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग इनके द्वारा लाया गया था। हाउएवर कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो है वो भी कम नहीं है, बट इट्स टर्म नेम इन कंट्रीब्यूशन ऑफ अमेरिकन साइंटिफिक डॉक्टर विलियम गैंडे। अब देखो इसमें हुआ क्या, अगर मान लो व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में देखते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन आपको समझ में आ गया ना, मेनली वीट राइस के लिए, मेज के लिए। देखो स्पीडी इंक्रीज इन द फील्ड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, उसको हम लोग मिल्क वाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं। इंक्रीज द पेस ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन ऑपरेशन फ्लड बोला जाता है, ठीक है। मान लो ऑपरेशन फ्लड बोल रहा है तो वो क्या हो रहा है, वाइट रिवॉल्यूशन की खेती बढ़ाना है। वाइट रिवॉल्यूशन है क्या एक्चुअल में, ये मिल्क प्रोडक्शंस है। उसके बाद फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड जो है वो बेसिकली वॉज डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है, फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड। तो वर्गीस कुरियन क्या कर रहे थे, तो हम लोगों को क्या बढ़ाना था, तो मिल्क प्रोडक्शन। तो मिल्क प्रोडक्शन का एज इन क्रेडिट किनको जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। ऑपरेशन फ्लड जो है बेसिकली लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वर्ल्ड का। साथ ही साथ ये स्टार्ट हुआ था बाई नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 1970 को। ये इंक्रीज इन ऑयल सीड्स प्रोडक्शन जो बेसिकली है वॉज ड्यू टू येलो रिवॉल्यूशन। तो इंक्रीज ऑफ ऑयल सीड्स प्रोडक्शंस एंड ड्यू टू येलो रिवॉल्यूशन है। उसके बाद प्रोग्रेस इन इंक्रीज ऑफ फिश प्रोडक्शन देखोगे, उसको हम लोग ब्लू रिवॉल्यूशन बोलते हैं। उसके बाद 11th 5-year प्लान देखोगे, जिसका टाइम पीरियड 2007 से लेकर 2012 था। प्लान जो है वो बेसिकली आउटले करता है एग्रीकल्चर हैज़ डिक्लाइन टू ओनली 18.5%। एग्रीकल्चर कितना डाउन गया है, 18.5%। उसका ड्यूरिंग द 11th प्लान पीरियड द एवरेज ऑफ एनुअल ग्रोथ रेट जो है, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट कितना हुआ है, तो 3.7% एंड हैव बीन अचीविंग इन एन एग्रीकल्चरल एंड अलाइड सेक्टर। देखो जस्ट दिस इज शॉर्ट, ये देखा जाए तो ये बेसिकली टारगेट जो है वो शॉर्ट था, 4% था, बट इट्स बेटर देन द अचीवमेंट ऑफ 2.4% इन 10th 5-year प्लान, ठीक है। लेकिन देखो 11th 5-year प्लान में 4% हुआ है, लेकिन 10th 5-year प्लान में 2.4% हुआ। ये जाहिर है कि 4% का ग्रोथ जो है वो बेटर है। 10th प्लान जो है बेसिकली 2.4% वाला ना, ये फर्स्ट प्लान था विच डिड नॉट फिक्स द टारगेट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। टारगेट बेसिकली सेटअप नहीं किया गया था क्रॉप प्रोडक्शन का, ठीक है, 10th 5-year प्लान। उसी के कारण आप देखोगे इसमें ग्रोथ थोड़ा सा कम देखा गया है। कितना देखा गया है, एज इन आपको भी पता चल रहा होगा 2.4% है ना, देखो यहाँ पे। अब देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो डिड नॉट कवर बार्ले, रागी एंड माइनर मिलेट, ठीक है। बार्ले, रागी एंड माइनर मिलेट जो है वो ये कवर नहीं करता था। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है कन्वर्ट किया गया था ओनली टू हाई यील्डिंग वेराइटीज, मेनली राइस, वीट, मेज और ज्वार। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है ना वो सिर्फ किस में है, तो राइस, वीट, मेज एंड ज्वार में। उसके बाद नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम जो है बेसिकली इम्प्लीमेंट किया गया था 1999। और देखो अगर देखोगे फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड लैंड होल्डिंग मेनली 2 मेजर्स आर टेकन। मतलब देखो एग्रीकल्चर यहाँ पे बता रहा है कि आप कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो फिर से एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग्स को। तो भाई लैंड सीलिंग, मतलब लैंड जो है
हर किसी को मतलब अपना अपना लैंड एज इन उनको दे दो। और भाई चकबंदी, लैंड सीलिंग का मतलब होता है ना मैक्सिमम लैंड विच कैन बी हेल्ड बाय ए फार्मर, सबसे ज़्यादा लैंड एक फार्मर के द्वारा होल्ड किया जा सकता है, रखा जा सकता है। होल्डिंग मोर देन द एरिया विल बी इलीगल, और उससे ज़्यादा अगर एरिया वो होल्ड कर रहा है तो वो क्या होता है, वो इलीगल हो जाता होगा। वही चकबंदी क्या है, ये लैंड, चकबंदी का लैंड मतलब लैंड मीन्स टू एग्रीगेट द डिवाइडेड एंड ब्रोकन लैंड, मतलब साथ में कर दो, जितना भी डिवाइडेड और ब्रोकन लैंड है ना उसको एक साथ कर दो, उसको हम लोग चकबंदी बोलते हैं। और लैंड सीलिंग मतलब मैक्सिमम एक फार्मर कितना होल्ड कर सकता है उतना अलॉट कर दो। आगे देखो, द लैंड विद इन द एरिया लेस देन 1 हेक्टर, 1 हेक्टर से कम अगर लैंड हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल लैंड होल्डिंग। तो मार्जिनल लैंड होल्डिंग आपको पता चल रहा होगा, 1 हेक्टर से कम। उसके बाद 1 हेक्टर से लेकर 4 हेक्टर तक एरिया अगर हुआ तो उसको हम लोग स्मॉल लैंड होल्डिंग बोलते हैं। और लैंड होल्डिंग विद इन एरिया मोर देन 4 हेक्टर उसको हम लोग लार्ज लैंड होल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो एक हो गया हमारा मार्जिनल लैंड होल्डिंग, हम लोग क्या क्या पढ़े, मार्जिनल लैंड होल्डिंग, उसके बाद स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, और तीसरा क्या है, लार्ज लैंड होल्डिंग्स। चकबंदी जो है बेसिकली इंप्लीमेंट किया गया था पहली बार इंडिया में 1920 इन बड़ौदा। उसको देखो MS स्वामीनाथन, अब देखो MS स्वामीनाथन जो है ये इंडियन जेनेटिस्ट और इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो बेसिकली रिनाउंड फॉर हिज लीडिंग रोल इन इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, इंडिया का ग्रीन रिवॉल्यूशन में इनका बहुत ज़्यादा नेम वेम बहुत नाम हुआ था। उसके बाद भाई नॉर्मन ई बोरलॉग जो है ये बेसिकली इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है वर्ल्ड में। ठीक है, वर्ल्ड में नॉर्मल ब्लॉक को बोला जाता है। आज देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, तो बेसिकली स्टार्ट हुआ था इन द 3rd 5 ईयर प्लान। मोस्ट पॉजिटिव इफेक्ट था ग्रीन रिवॉल्यूशन का ऑन वीट, सबसे अच्छा मतलब कौन से ऐसे क्रॉप में देखा गया है, तो दैट्स ऑन वीट। उसके बाद देयर वॉज 50% ऑफ इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन में इंक्रीज कितना हुआ था, 500%। देयर वॉज इंक्रीज इन 500% इन अ ग्रोथ इन इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए बता रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस आर मनी लीडर और मनी डीलर जो है बेसिकली मनी लेंडर्स, और मनी डीलर जो है मतलब रिलेटिव और बिजनेसमैन्स, लैंड होल्डर्स एंड कमीशन एजेंट्स। उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड सोर्स में आप देखोगे बेसिकली तो ऑर्गेनाइज्ड सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कोऑपरेटिव कमेटी। तो कोऑपरेटिव बैंक के सेक्टर में अब देखते हो तो कोऑपरेटिव बैंक जो है, कमर्शियल बैंक जो है, और रीजनल रूरल बैंक जो है वो गवर्नमेंट का बेसिकली कौन है, वो मतलब होल्ड करता है। ठीक है, मतलब स्टेक्स होल्ड करता है। मान लो नाबार्ड से कुछ काम आ रहा है, नाबार्ड से अगर मान लो आपको कहीं लोन दिलवाना है तो बेसिकली यही सब देता है। ठीक है, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट देखोगे ना तो बैंक प्रोवाइड करता है क्रेडिट फॉर लॉन्ग पीरियड। उसको लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है बेसिकली स्टैब्लिश किया गया था इन ईयर 1919, किसके लिए, इन द फॉर्म ऑफ लैंड मॉर्गेज बैंक, और लैंड डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म लोन्स। उसके बाद नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड जो है बेसिकली एपेक्स इंस्टीट्यूशन है रूरल क्रेडिट के लिए। ठीक है, रूरल क्रेडिट मतलब एज इन अगर मान लो रूरल एरिया में अगर आपको कर्ज चाहिए तो नाबार्ड बेस्ट है। उसके बाद हिस स्टैब्लिशमेंट ऑन उसको इस्टेब्लिश किया गया था 12 जुलाई 1982 को बाय एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। साइज इस्टेब्लिशमेंट जो है बेसिकली किसमें बेस्ड है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिवरबन कमेटी। उसको ऑथर देखोगे तो ऑथराइज किया गया किसके द्वारा, तो बेसिकली ऑथराइज किया गया नाबार्ड के द्वारा। बेसिकली देखोगे तो वहाँ से रुपी ऑफ 50 करोड़ हियर। हाउएवर आफ्टर अन अमेंडमेंट द अनऑथराइज्ड शेयर जो है वो इंक्रीज होता है 5000 करोड़ विद एन इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 2001। उसके बाद अब देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ पूरा देखते हैं, तो देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ पूरा देखोगे तो बेसिकली पूरा का फुल फॉर्म तो आपको पता चल गया है, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। ठीक है, प्रोविजंस ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया कि अर्बन में जो फैसिलिटी है वो रूरल एरिया में मिलना चाहिए। ठीक है, देखो बेसिकली ये APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा भी ये लाया गया था। उससे पहले आप देखोगे तो ये श्याम प्रसाद मुखर्जी जी के द्वारा भी शायद लाया गया था। ये बेसिकली प्रपोजल जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट पॉपुलेशन ट्रांसफ़र। ठीक है, मतलब ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो कि पॉपुलेशन जो है मतलब रूरल एरिया वाले लोग जो हैं वो अर्बन एरिया में जाके काम ना करें, और अर्बन एरिया का डेवलपमेंट रूरल एरिया में मतलब ऐसा कुछ नहीं उसका यूज़ ना किया जाए। मतलब दोनों का इक्वल डेवलपमेंट अपने ही रिसोर्सेस के साथ होना चाहिए। पूरा का जो कंसेप्ट बेसिकली ये क्या है, ये रिस्पॉन्स है टू द नीड ऑफ क्रिएटिंग सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर विच कैन क्रिएट अ कंड्यूसिव क्लाइमेट फॉर
इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट सेक्टर टू इन्वेस्ट इन रूरल एरिया। मतलब ये बता रहा है कि ऐसा इंक्लूसिव, ऐसा कंड्यूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए। कंड्यूसिव, देखो कंड्यूसिव का मतलब को समझ में आ रहा है कि ऐसा कंडक्ट होना चाहिए, ऐसा काम होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर का वो रूरल एरिया में भी हो। ठीक है, ऑल्दो पूरा जो है बेसिकली क्या करता है, अपना ये बेसिकली इंस्पिरेशन कहाँ से लेके आया है, ये गांधीयन मॉडल के साथ लेके आया है। ये मैंने नहीं बोला था, अभी बोल दे रहा हूँ। ये बेसिकली गांधी जी के मॉडल पे है, डेवलप करना है बेसिकली, जो एम्फेसाइज करेगा रूरल डेवलपमेंट को, मतलब गांवी क्षेत्र को। बेसिकली गांधी जी के द्वारा क्या था कि आवर रूट्स लाई इन आवर विलेज, तो उसको डेवलप करना है। तो वो एज एन फंडामेंटल पॉस्टुलेट्स है, मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल है। येट द प्रेस्क्रिप्शन जो है बेसिकली ये नियो गांधीयन है, मतलब न्यू गांधीयन है इन द सेंस दैट इट इंटेंडेड टू ब्रिंग रूरल रीजनरेशन विद एन अवॉर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि टेकिंग द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न एम्यूनिटीज टू रूरल एरिया। तो जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब ये नियो गांधीयन फिलोसफी है, ठीक है, जिसमें नियो गांधीयन फिलोसफी क्या कहता है कि जितने भी न्यू टेक्नोलॉजी जो है ना, जो अर्बन एरिया में है, वो हमारे रूरल एरिया में भी पहुंच पाए। उसके बाद ये डज नॉट एम्फेसाइज, ये एम्फेसाइज नहीं करता है कि पॉपुलेशन जो है, मतलब एम्प्लॉयमेंट जो है, वो एनलार्जमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज अ सोल ऑब्जेक्टिव टू मेक यूज़ ऑफ रूरल मैन पावर। तो मैन पावर एज इन रूरल वाला ही यूज़ होना चाहिए इन वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। पूरा मॉडल जो है हाउएवर अटेम्प्टेड इन रिकॉन्सिलेशंस बिटवीन द एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी ग्रोथ ऑब्जेक्टिव। तो जीडीपी ग्रोथ ऑब्जेक्टिव में भी एज इन यूज़ किया गया है। 11th 5 ईयर प्लान देखोगे, जिसका टाइम पीरियड 2007 से लेकर 2012 था, वो प्रोवाइड कर रहा था 248 करोड़ ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द पूरा स्कीम इन कॉम्पैक्ट रूरल एरिया इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP